डिस्क्लेमर। आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो VIP स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अध्याय 1। ध्रुव की उदास जिंदगी। सुबह के 5 बजे थे। शहर की गलियों में अभी अंधेरा पसरा हुआ था। धुंध सी हवा बह रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी अंधेरे में एक छोटा सा कमरा जिसमें टूटी हुई खिड़की और लोहे का पलंग था, वहीं लेटा था ध्रुव। उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह छत को देख रहा था। कुछ पल चुपचाप, फिर धीरे से उठ बैठा। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर वो उदासी जो बरसों से साथ चल रही हो। वो जानता था कि दिन की शुरुआत होने वाली है, पर उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था। जैसे हर दिन बस एक बोझ बनकर आता है। उसके कमरे में कोई तस्वीर नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक छोटी सी मेज, उस पर किताबें जिन्हें उसने कभी खोला नहीं, और एक स्टील का गिलास। ध्रुव ने अपने पुराने कपड़े पहने। स्कूल नहीं, ऑफिस नहीं, बस वही काम, वही दिनचर्या। माँ की खांसी की आवाज़ अंदर वाले कमरे से आए। ध्रुव उठ गया क्या? माँ की आवाज़ में चिंता थी, पर साथ ही थकावट भी। हाँ माँ, उसने धीमे से कहा। आवाज़ में न तो ऊर्जा थी और न ही उत्साह। वो बाहर गया। माँ ने खाना पहले से बना रखा था, 2 सूखी रोटियां और आलू की सब्जी। खा ले बेटा, वरना कमजोरी आ जाएगी, माँ ने प्यार से कहा। ध्रुव मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर मुस्कान अधूरी रह जाती है। पिता पहले से बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में कठोरता थी। जल्दी कर, ऑफिस देर हो जाएगी। ऐसे ही निकम्मा बना रहेगा तो जिंदगी भर दूसरों की मदद मांगता रहेगा। पिता की आवाज़ तेज थी। ध्रुव चुप रहा। उसे जवाब देने की ताकत नहीं थी। वो जानता था कि पिता की बातें गलत नहीं, पर उनके शब्द उसके दिल को काटते थे। नाश्ता करने के बाद वह अपना बैग लेकर निकल पड़ा। बाहर की दुनिया भी उसी की तरह थकी हुई थी। बस स्टॉप पर लोग खड़े थे, कोई मोबाइल में खोया, कोई चुपचाप। कोई उससे बात नहीं करता। उसका भी मन नहीं होता किसी से बात करने का। वो बस अपने फ़ोन में बेकार स्क्रॉल करता रहता। ऑफिस पहुंचा तो वही माहौल, सफ़ेद दीवारें, कागज़ों की गंध और कंप्यूटर की टक-टक। सहकर्मी उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर देते। कोई उसके साथ बैठकर चाय नहीं पीता। लंच में भी वो अकेला। टिफिन खोलता है, दोने वाले खाता है और चुपचाप बाहर देखता रहता है। सामने की सड़क पर बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। उनकी हंसी सुनकर उसके अंदर कहीं दर्द सा उठता है। वह सोचता है, काश मैं भी कभी ऐसे जी पाता। बस हंसता, दौड़ता, दोस्तों के साथ खेलता। शाम होते होते उसका शरीर थक चुका होता है, पर दिल उससे भी ज़्यादा। ऑफिस से लौटते वक्त वह बस की खिड़की से बाहर देखता है। दुनिया तेजी से भाग रही है और वह वहीं का वहीं। मन में सवाल उठते हैं, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं बस इसी तरह अपने दिन काटता रहूंगा? क्या कभी कोई मुझे समझेगा? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? घर लौटकर वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। माँ दरवाजे पर दस्तक देती है। खाना रख दिया है बेटा? वह हाँ कहता है, पर बाहर नहीं आता। थाली में रखा खाना ठंडा हो जाता है। वह बस मोबाइल पर बेवजह वीडियो देखता रहता है। रात गहराती जाती है। बाहर का शोर कम होता है। उसके कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की पीली रोशनी जलती रहती है। वह डायरी निकालता है। कुछ पन्ने पुराने हो चुके हैं। कलम हाथ में लेकर सोचता है, क्या लिखूं? बहुत देर तक खाली पन्ने को घूरता रहता है। फिर धीरे से लिखता है, ग्रेटर दैन, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं है। मैं बस जी रहा हूँ, पर जी नहीं रहा। काश काश मैं खुलकर जी सकता। काश मैं डर से बाहर निकल सकता। काश कोई मेरा दोस्त होता, कोई जिससे बात कर सकूं। काश मैं खुद से न फ्रैट नहीं करता। वह लिखते लिखते रुक जाता है। आंखें भर आती हैं। वह डायरी बंद कर देता है। बिस्तर पर लेटता है। खिड़की से चांद दिखता है। वह सोचता है, क्यों मेरी जिंदगी इतनी बेरंग है? क्यों मैं खुश नहीं रह सकता? क्या मेरे लिए कहीं कोई दूसरा रास्ता है? धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, पर नींद में भी बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सपनों में उसे अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, खुला मैदान, चमकती रोशनी, उड़ते हुए पक्षी और दूर कहीं कोई हंसता हुआ चेहरा। पर जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, सब धुंधला हो जाता है। वह जाग जाता है। माथे पर पसीना, दिल तेज धड़क रहा होता है। वह उठकर बैठ जाता है। अपने कमरे में चुपचाप घूमता है। सोचता है, क्या कभी मैं अपनी इच्छा से जी पाऊंगा? क्या मैं कभी खुद को आज़ाद महसूस करूंगा? रात बीतती जाती है। वह थक कर फिर लेट जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं। मन में एक ही आवाज़ गूंजती है, काश मैं खुलकर जी पाता। अध्याय 2। दिनचर्या का पिंजरा। सुबह फिर वही थी। घड़ी ने 5 बजाए और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। ध्रुव की आंख खुली। उसने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, जैसे चाहता हो कि यह सब सपना हो। लेकिन नहीं, वही कमरा, वही बिस्तर, वही अकेलापन। उठते ही उसके शरीर में भारीपन महसूस हुआ, जैसे रात भर की थकावट हड्डियों में चिपक कर बैठ गई हो। वह धीरे से उठकर बैठा। बाहर से माँ की आवाज़ आई, ध्रुव उठ गया? चाय रख दी है? ध्रुव ने हाँ कहा, लेकिन आवाज़ में उत्साह का नाम तक नहीं था। कमरे के एक कोने में उसकी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। समय मानो थमा हुआ था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पर कुछ लोग जल्दी जल्दी दौड़ते जा रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना ही हो। ध्रुव का मन हुआ कि वह भी उठे, तैयार हो, बाहर निकले, किसी के साथ चले, पर फिर एक भारी सांस लेकर वह वापस पलंग पर बैठ गया। माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, थोड़ा खा ले। खाली पेट काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा।
इतना मत सोच, ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है माँ। माँ ने उसकी आंखों में देखा। शायद उन्हें समझ आ गया कि उसका मन कहीं और है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप खाना रख कर चली गईं। नाश्ते में 2 सूखी रोटियां और आलू की सब्जी थी। ध्रुव ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और बिना स्वाद लिए निगल लिया। दूसरा टुकड़ा भी ऐसे ही खा लिया। न तो वह माँ से बातचीत कर रहा था, न खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। बस एक मशीन की तरह खा लिया। पिता बाहर से आए, हाथ में अखबार था। उन्होंने अखबार को मोड़ते हुए कहा, ध्रुव देर मत कर, हर दिन यही आलस रहेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। ध्रुव ने सिर झुका लिया। जवाब देने की ताकत नहीं थी। मन ही मन सोचता रहा, मेहनत कितना करूं, किसके लिए, किसके साथ। वह चुपचाप बैग उठाकर निकल पड़ा। रास्ते में लोगों का शोर था। चाय की दुकानों से उबलती चाय की गंध आ रही थी। सब अपने काम में लगे थे। कोई भी उसके पास नहीं आया। वह भी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बस अपने कदमों की आवाज़ सुनता रहा। बस स्टॉप पर खड़ा होकर वह खामोश आसमान को देखने लगा। उसकी आंखें किसी परिचित चेहरे की तलाश करती, पर कोई नहीं। उसके आसपास हंसी, बातचीत, दोस्तों की बातें थीं, पर वह जैसे दीवारों के पीछे खड़ा हो। बस आए। वह अंदर चढ़ा, एक कोने में खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके विचार बहते रहे। क्या सच में यही जीवन है? सुबह से शाम तक काम, कोई दोस्त नहीं, कोई सपने नहीं। अगर मैं भी किसी से बातें करूं तो क्या वो मुझे पसंद करेंगे या मुझे अजीब समझेंगे? क्यों मैं हर बार डर कर पीछे हट जाता हूं? बस ऑफिस पहुंची, वहां भी वही माहौल, सफ़ेद दीवारें, कंप्यूटरों की कतार, कुर्सियों की खड़खड़ाहट। कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उसके पास नहीं बैठता। लंच टाइम में सब अपने अपने डिब्बे खोलते और हंसी मजाक करते। ध्रुव अपने डिब्बे में 2 कौर खाकर खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर पार्क में बच्चे खेल रहे थे। किसी का दोस्त उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए दौड़ रहा था। ध्रुव की आंखें भीग गईं। उसने अपनी प्लेट में खाना बंद कर दिया। मन में विचार आया, काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे पास भी दोस्त होते। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम लिया, अरे ध्रुव, तुम तो बस खामोश बैठे हो, चलो यार। लेकिन वह आवाज़ किसी और के लिए थी। उसके पास कोई नहीं आया। वह वहीं चुपचाप बैठा रहा। शाम को ऑफिस से लौटते हुए उसका मन और भारी हो गया। बाहर की दुनिया की आवाज़ें तेज थीं, हॉर्न, लोगों की बातचीत, साइकिल की घंटी। पर उसे सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। वह बस के शीशे में अपना चेहरा देखता रहा। थकी आंखें, सूखा चेहरा। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। घर पहुंचा तो माँ ने फिर खाना परोसा। बेटा खा ले, तू बहुत दुबला हो गया है। ध्रुव ने प्लेट देखी, पर भूख नहीं थी। उसने 2 निवाले खाकर चुपचाप प्लेट छोड़ दी। माँ चिंतित थी, पर कुछ कह नहीं सकी। रात होते ही घर में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज़ और दीवारों से टकराती हल्की हवा के अलावा कुछ नहीं था। ध्रुव ने फिर अपनी डायरी निकाली। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह पन्नों को पलटता रहा। कलम हाथ में थी, पर शब्द नहीं। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। ग्रेटर देन, आज भी वही दिन, वही उदासी, वही अकेलापन। कोई दोस्त नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कटेगी? मैं चाहता हूं कि कोई मुझे समझे। मैं चाहता हूं कि मैं खुलकर हंसूं, दौड़ूं, प्यार करूं, सपने देखूं। पर मैं डरता हूं। मेरे भीतर इतनी घुटन है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं कब तक ऐसा रहूंगा। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। वह डायरी बंद कर देता है, बिस्तर पर लेट जाता है, पर नींद नहीं आती। मन में सवालों का सैलाब चल रहा है। क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मेरे पास कोई नहीं? क्या मैं कभी खुद से प्यार कर पाऊंगा? धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह तकिए में चेहरा छुपाकर रोता है। बाहर रात गहराती है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। उसका दिल भारी होता जाता है। काफ़ी देर बाद वह उठकर खिड़की खोलता है। बाहर चांद आधा दिख रहा है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, पर कोई नहीं है। वह धीरे से फुसफुसाता है, काश, काश मैं खुलकर जी सकता, हर वो चीज़ कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ हवा में खो जाती है। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ रह जाती है। आंखें बंद होते ही फिर वही सपने आने लगते हैं। उजला मैदान, चमकती रोशनी, उड़ते हुए पक्षी। पर जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, सब अंधेरे में डूब जाता है। अंत में थक कर वह सो जाता है, पर उसकी आत्मा अभी भी बेचैन है। अगले दिन फिर वही दिनचर्या उसका इंतजार कर रही है। अध्याय 2, दिनचर्या का पिंजरा। सुबह फिर वही थी। घड़ी ने 5 बजाए और कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। ध्रुव की आंख खुली। उसने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, जैसे चाहता हो कि यह सब सपना हो। लेकिन नहीं, वही कमरा, वही बिस्तर, वही अकेलापन। उठते ही उसके शरीर में भारीपन महसूस हुआ, जैसे रात भर की थकावट हड्डियों में चिपक कर बैठ गई हो। वह धीरे से उठकर बैठा। बाहर से माँ की आवाज़ आई, ध्रुव उठ गया, चाय रख दी है? ध्रुव ने हाँ कहा, लेकिन आवाज़ में उत्साह का नाम तक नहीं था। कमरे के एक कोने में उसकी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। समय मानो थमा हुआ था। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क पर कुछ लोग जल्दी जल्दी दौड़ते जा रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना ही हो। ध्रुव का मन हुआ कि वह भी उठे, तैयार हो, बाहर निकले, किसी के साथ चले, पर फिर एक भारी सांस लेकर वह वापस पलंग पर बैठ गया। माँ दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा थोड़ा खा ले, खाली पेट काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। इतना मत सोच। ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी। ठीक है माँ। माँ ने उसकी आंखों में देखा। शायद उन्हें समझ आ गया कि उसका मन कहीं और है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप खाना रख कर चली गईं। नाश्ते में 2 सूखी रोटियां और आलू की सब्जी थी। ध्रुव ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और बिना स्वाद लिए निगल लिया। दूसरा टुकड़ा भी ऐसे ही खा लिया। न तो वह माँ से बातचीत कर रहा था, न खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था।
बस एक मशीन की तरह खा लिया। पिता बाहर से आए, हाथ में अखबार था। उन्होंने अखबार को मोड़ते हुए कहा, ध्रुव, देर मत कर, हर दिन यही आलस रहेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। ध्रुव ने सिर झुका लिया। जवाब देने की ताकत नहीं थी। मन ही मन सोचता रहा, मेहनत कितना करूं, किसके लिए, किसके साथ। वह चुपचाप बैग उठाकर निकल पड़ा। रास्ते में लोगों का शोर था। चाय की दुकानों से उबलती चाय की गंध आ रही थी। सब अपने काम में लगे थे। कोई भी उसके पास नहीं आया। वह भी किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बस अपने कदमों की आवाज़ सुनता रहा। बस स्टॉप पर खड़ा होकर वह खामोश आसमान को देखने लगा। उसकी आंखें किसी परिचित चेहरे की तलाश करती पर कोई नहीं। उसके आसपास हंसी, बातचीत, दोस्तों की बातें थीं पर वह जैसे दीवारों के पीछे खड़ा हो। बस आए, वह अंदर चढ़ा, एक कोने में खड़ा हो गया। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके विचार बहते रहे। क्या सच में यही जीवन है? सुबह से शाम तक काम, कोई दोस्त नहीं, कोई सपने नहीं। अगर मैं भी किसी से बातें करूं तो क्या वो मुझे पसंद करेंगे या मुझे अजीब समझेंगे? क्यों मैं हर बार डर कर पीछे हट जाता हूं? बस ऑफिस पहुंची, वहां भी वही माहौल, सफ़ेद दीवारें, कंप्यूटरों की कतार, कुर्सियों की खड़खड़ाहट। कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उसके पास नहीं बैठता। लंच टाइम में सब अपने अपने डिब्बे खोलते और हंसी मजाक करते। ध्रुव अपने डिब्बे में 2 कौर खाकर खिड़की से बाहर देखता रहा। बाहर पार्क में बच्चे खेल रहे थे। किसी का दोस्त उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए दौड़ रहा था। ध्रुव की आंखें भीग गईं। उसने अपनी प्लेट में खाना बंद कर दिया। मन में विचार आया, काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे पास भी दोस्त होते। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम लिया, अरे ध्रुव, तुम तो बस खामोश बैठे हो, चलो यार। लेकिन वह आवाज़ किसी और के लिए थी। उसके पास कोई नहीं आया। वह वहीं चुपचाप बैठा रहा। शाम को ऑफिस से लौटते हुए उसका मन और भारी हो गया। बाहर की दुनिया की आवाज़ें तेज थीं, हॉर्न, लोगों की बातचीत, साइकिल की घंटी। पर उसे सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। वह बस के शीशे में अपना चेहरा देखता रहा। थकी आंखें, सूखा चेहरा। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। घर पहुंचा तो माँ ने फिर खाना परोसा। बेटा, खा ले, तू बहुत दुबला हो गया है। ध्रुव ने प्लेट देखी, पर भूख नहीं थी। उसने 2 निवाले खाकर चुपचाप प्लेट छोड़ दी। माँ चिंतित थी पर कुछ कह नहीं सकी। रात होते ही घर में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज़ और दीवारों से टकराती हल्की हवा के अलावा कुछ नहीं था। ध्रुव ने फिर अपनी डायरी निकाली। लैंप की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह पन्नों को पलटता रहा। कलम हाथ में थी पर शब्द नहीं। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। ग्रेटर देन, आज भी वही दिन, वही उदासी, वही अकेलापन, कोई दोस्त नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या मेरी जिंदगी बस ऐसे ही कटेगी? मैं चाहता हूं कि कोई मुझे समझे। मैं चाहता हूं कि मैं खुलकर हंसूं, दौड़ूं, प्यार करूं, सपने देखूं। पर मैं डरता हूं। मेरे भीतर इतनी घुटन है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं पता मैं कब तक ऐसा रहूंगा। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। वह डायरी बंद कर देता है। बिस्तर पर लेट जाता है, पर नींद नहीं आती। मन में सवालों का सैलाब चल रहा है। क्यों मैं ऐसा हूं? क्यों मेरे पास कोई नहीं? क्या मैं कभी खुद से प्यार कर पाऊंगा? धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह तकिए में चेहरा छुपाकर रोता है। बाहर रात गहराती है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। उसका दिल भारी होता जाता है। काफ़ी देर बाद वह उठकर खिड़की खोलता है। बाहर चांद आधा दिख रहा है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, पर कोई नहीं है। वह धीरे से फुसफुसाता है, काश, काश मैं खुलकर जी सकता, हर वो चीज़ कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ हवा में खो जाती है। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ रह जाती है। आंखें बंद होते ही फिर वही सपने आने लगते हैं, उजला मैदान, चमकती रोशनी, उड़ते हुए पक्षी। पर जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, सब अंधेरे में डूब जाता है। अंत में थककर वह सो जाता है, पर उसकी आत्मा अभी भी बेचैन है। अगले दिन फिर वही दिनचर्या उसका इंतजार कर रही है। अध्याय 3, दिल की बात जो कभी कही नहीं। ध्रुव की सुबह फिर वही थी, पर अब उसका मन और भारी हो चुका था। हर दिन जैसे उसके कंधों पर एक और पत्थर रख देता हो। उसने आंखें खोली तो कुछ क्षण तक वह छत को देखता रहा। मन में कोई आवाज़ नहीं थी, बस एक सुन्नापन। वह उठ तो गया, पर जैसे किसी मजबूरी में। शरीर चलता रहा पर मन कहीं और था। माँ ने आवाज़ दी, ध्रुव, चाय रख दी है, ठंडी हो जाएगी। ध्रुव ने ठीक है कहा, पर उठते वक्त उसका कदम लड़खड़ा गया। माँ दौड़ कर आई, क्या हुआ बेटा? वह बस हल्की मुस्कान कर बोला, कुछ नहीं। लेकिन उसके भीतर जैसे दर्द का ज्वार उठ रहा था। माँ की आंखों में चिंता और गहरा गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ते में फिर वही 2 सूखी रोटियां थीं। माँ ने प्यार से कहा, थोड़ा और ले ले बेटा। ध्रुव ने थाली की तरफ देखा। उसे खाना देखकर ही घुटन सी होने लगी। मन में विचार आया, मैं इतना क्यों डरता हूँ? क्यों कुछ अच्छा दिखते ही पीछे हट जाता हूँ? लेकिन वह जवाब खुद से नहीं दे पाया। उसने बिना स्वाद लिए खाना निगल लिया। पिता की आवाज़ फिर गूंजी, ध्रुव, अगर ऐसे ही रहा तो किसी काम का नहीं रहेगा। दुनिया बहुत तेज है, पीछे रह जाएगा। ध्रुव ने सिर झुका लिया। उसका दिल चाहता था कि वह चिल्लाकर कहे, मुझे मत डांटो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसके होंठ बंद रहे। आंखों में पानी भर आया, पर वह रोया नहीं। दिन बढ़ा और ध्रुव ऑफिस निकल पड़ा। रास्ते में उसकी निगाह अनजाने में एक लड़की पर जाकर ठहर गई। वह कॉलेज की छात्रा जैसी लग रही थी। उसके कंधों पर बैग लटका था, चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह हंस रही थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। उसके साथ 2 और लड़कियां चल रही थीं। उनके बीच हंसी मजाक चल रहा था। ध्रुव की सांस अटक गई। उसका मन चिल्लाया, काश मैं भी इनके साथ चलता, काश मैं भी हंसता, काश कोई मुझसे भी दोस्ती करता। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर टिक गईं। उसका मन कल्पना में खो गया।
उसने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा, अगर मैं उसके पास जाता, उससे कहता, नमस्ते, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? वो मुस्कुराकर कहती, हाँ चलिए। उसके मन में दृश्य चलने लगे। वह अपने दोस्तों के साथ हंसता है, किसी से बातें करता है, किसी के साथ पार्क में घूमता है, किसी की आंखों में प्यार देखता है। वह कल्पना में खो गया। उसके चेहरे पर हल्की चमक आए, पर जैसे ही आंखें खोली, सामने वही भीड़ थी। लड़की आगे बढ़ चुकी थी। वह अकेला खड़ा रह गया। उसके भीतर बेचैनी और गहरी हो गई। मैं क्यों नहीं जा सकता? क्यों मुझे हिम्मत नहीं होती? उसने खुद से पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, शायद मैं डरता हूँ, शायद मैं खुद से ही नफरत करता हूँ। बस स्टॉप पर खड़ा रहते हुए उसने कई बार उस दिशा में देखने की कोशिश की, पर कोई नजर नहीं आया। वह जैसे अपनी कल्पना में ही खोकर रह गया। ऑफिस पहुंचकर उसका मन काम में नहीं लगा। फाइल खोलकर देखता रहा, पर शब्द समझ नहीं आए। सहकर्मियों की आवाज़ें उसे शोर जैसी लगीं। लंच टाइम में फिर वही अकेलापन। इस बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी किसी से प्रेम कर पाऊंगा? क्या कोई मुझे वैसे स्वीकार करेगा जैसे मैं हूँ? या मैं बस इसी तरह छाया बनकर जीता रहूंगा? उसके हाथ कांप रहे थे। वह लंच बॉक्स बंद कर बैठा रहा। बाहर बच्चों की हंसी सुनाई देती रही। उसका मन और टूटता गया। शाम को लौटते हुए उसने रास्ते में एक जोड़ा देखा। लड़का हाथ पकड़कर लड़की को हंसाते हुए कहीं ले जा रहा था। उनके चेहरों पर बेफिक्र खुशी थी। ध्रुव की आंखें फिर भर आईं। वह मन ही मन सोचता रहा, काश मुझे भी कोई हाथ पकड़कर चलने वाला मिल जाता, काश मुझे भी कोई समझता, काश मैं भी हंसता। घर पहुंचकर वह सीधे कमरे में चला गया। माँ ने खाना परोसा। वह चुपचाप बैठ गया। थाली में रोटियां पड़ी रह गईं। माँ ने प्यार से कहा, खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। वह एक टुकड़ा खाकर चुप हो गया। माँ ने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ है। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, पर फिर चुप रह गईं। रात को जब घर में सब सो गए तो ध्रुव ने फिर डायरी उठाई। इस बार उसका हाथ कांप रहा था। उसने लैंप की रोशनी में लिखा, ग्रेटर दैन, आज मैंने एक लड़की को देखा, बस कुछ पल के लिए, पर वो दृश्य मेरे दिल में बस गया है। काश मैं उससे बात कर पाता, काश मैं हिम्मत कर पाता, काश मैं अपने डर से बाहर निकल पाता। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे अपनाए, मैं चाहता हूं कि मैं भी प्रेम करूं, मैं चाहता हूं कि मैं खुलकर जीऊं, पर हर बार डर मुझे रोक लेता है। क्या मैं कभी इस डर से बाहर निकल पाऊंगा? या यही मेरा भाग्य है? लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। वह तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ा, पर आंसू भी जैसे थक गए थे। वह चुपचाप लेटा रहा। रात की खामोशी में उसकी सांसें भारी लग रही थीं। कुछ देर बाद वह खिड़की के पास गया। बाहर आसमान में बादल थे। चांद आधा छिपा हुआ था। ध्रुव ने हाथ खिड़की पर रखा और फुसफुसाया, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी? क्या मैं कभी अपने दिल की बात कह पाऊंगा? हवा हल्के से चलती रही। बाहर का अंधेरा अंदर की बेचैनी को और गहरा कर गया। वह लौटकर बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की। सपनों में वही लड़की, वही दोस्त, वही प्यार घूमते रहे। पर जैसे ही वह उन सपनों को पकड़ने जाता, सब छूट जाता। अंधेरे में सिर्फ उसका अकेलापन बच जाता। अध्याय 4, सपने और उनका टूटना। सुबह का समय था, पर ध्रुव की आंखें फिर भारी थीं। रात भर करवटें बदलते बदलते उसकी नींद जैसे छीन गई थी। उसके मन में बार बार वही दृश्य लौट आता, पार्क में खेलते बच्चे, हंसती हुई लड़की, दोस्ती के हाथ, प्यार भरी आंखें, पर जैसे ही वह उन्हें छूना चाहता, सब धुंध में खो जाता। आज वह बिस्तर से उठते हुए जैसे हार चुका था। उसके चेहरे पर न कोई चमक थी, न कोई उम्मीद। वह धीमे धीमे उठा। कमरे की दीवारें उसे घेरती हुई लग रही थीं। खिड़की से आती रोशनी भी उसे बेअसर सी लगी। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, ध्रुव बेटा उठ गया। देख, नाश्ता कर ले। दिन भर कुछ नहीं खाता तो तबीयत खराब हो जाएगी। ध्रुव ने हल्की आवाज़ में कहा, हाँ अभी आता हूँ। माँ दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। उनके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? लगता है बहुत परेशान रहते हो। ध्रुव ने पल भर उनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। कुछ नहीं माँ, बस मन नहीं लग रहा। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मन कभी कभी उदास हो जाता है बेटा, पर खुद को तो संभालना होगा। ध्रुव चुप रहा। भीतर से उसका मन चाहता था कि माँ उससे पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। नाश्ते में 2 रोटियां और सब्जी थी। माँ ने थाली में परोसते हुए कहा, आज थोड़ा ज्यादा खा लेना, ताकत बनी रहेगी। ध्रुव ने थाली में देखा। उसे खाना देखकर ही घुटन होने लगी। वह मजबूरी में 2 निवाले खाकर चुप हो गया। पिता अंदर आए। अखबार हाथ में था। उन्होंने देखा कि ध्रुव उदास बैठा है। क्या बात है, इतनी उदासी क्यों? ध्रुव ने जवाब नहीं दिया। पिता ने अखबार पटका। देखो ध्रुव, जिंदगी में इतना मत सोचा करो। मेहनत करो, आगे बढ़ो, बस यही तरीका है। ध्रुव का मन चीख उठा, क्यों सिर्फ मेहनत? क्या सिर्फ काम ही जीवन है? लेकिन वह चुप रहा। घर से निकलते समय वह एक बार फिर उसी रास्ते पर नजर डालता है जहां कभी उस लड़की को देखा था। पर वहां अब कोई नहीं था। खाली सड़क थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कदम आगे बढ़ाए, पर मन पीछे रह गया। बस में खड़ा खड़ा वह सोचता रहा, क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां आएंगी? क्या मैं कभी दोस्त बनाऊंगा? क्या मैं कभी किसी की आंखों में अपने लिए अपनापन देखूंगा? ऑफिस पहुंचकर उसने काम शुरू करने की कोशिश की, पर मन बार बार भटकता रहा। कागजों में शब्द तैरते, अर्थ समझ नहीं आते। उसकी उंगलियां कांपती रहीं। उसका सहकर्मी पास से गुजरते हुए बोला, अरे ध्रुव, ध्यान कहाँ है? चलो काम करो यार। ध्रुव ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वह खुद भी जानता था कि उसका ध्यान कहीं नहीं है। लंच टाइम आया। वह फिर अकेला बैठा। आसपास हंसी ठिठोली चल रही थी। किसी ने संगीत चलाया। कुछ लोग फोन में खेल रहे थे, लेकिन उसके आसपास जैसे सन्नाटा था। वह खिड़की के बाहर देखता रहा। पार्क में खेलते बच्चों की आवाज़ उसके दिल में चुभती रही। कुछ बच्चे दौड़ते हुए गिरते, फिर हंसते हुए उठते। कोई दोस्त गिरते ही हाथ पकड़कर उठाता। ये दृश्य उसे अंदर तक छू गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा,
काश मैं भी गिरता और कोई मुझे उठा लेता, काश कोई मेरी परेशानी समझता, काश मैं भी खेलता हंसता। लेकिन ये सब केवल कल्पना थी। आसपास कोई नहीं था, वह बस खामोश बैठा रहा। शाम होते होते उसका मन और टूट गया। लौटते समय उसकी चाल सुस्त थी। सड़क की लाइटें जल चुकी थीं। लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ उससे दूर जा रहा हो। घर लौटकर माँ ने पूछा, खाना खा लोगे बेटा? ध्रुव ने बस हाँ कहा। वह चुपचाप बैठ गया। माँ ने थाली में खाना परोसते हुए उसे देखा। तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? अगर मन में कोई बात हो तो मुझसे कह सकते हो। ध्रुव ने उनकी आंखों में देखा। मन में चाहत हुई कि वह सब बता दे, पर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। नहीं माँ, सब ठीक है, उसने धीरे से कहा। माँ ने उसकी थाली उसके सामने रख दी। वह 2 निवाले खाकर चुप हो गया। माँ की आंखों में चिंता बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। रात को सब सो गए। ध्रुव का मन फिर बेचैन हुआ। वह बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता रहा। आंखों के सामने बार बार वही दृश्य लौटते, बच्चों की हंसी, दोस्ती, प्यार, अपनापन। हर दृश्य उसके दिल में चुभता। थोड़ी देर बाद वह उठ बैठा। कमरे में लैंप की रोशनी जल रही थी। उसने डायरी निकाली। उसका हाथ कांप रहा था। उसने पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। ग्रेटर देन आज फिर वही दिन। ऑफिस में किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चों को खेलते देखकर मन और टूट गया। काश मैं भी उनके साथ होता, काश कोई मेरे साथ होता। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। मैं इतना डरपोक क्यों हूँ? क्यों किसी से बात करने में डर लगता है? मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं हमेशा अकेला रहूंगा। काश कोई मुझे अपनाता, काश मैं खुद से प्यार कर पाता। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। उसने डायरी बंद कर दी। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखता रहा। चांद बादलों में छिपा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती रही। उसने हाथ खिड़की पर रखकर फुसफुसाया, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में कभी रोशनी आएगी? क्या मैं कभी अपने डर से बाहर निकल पाऊंगा? हवा में उसकी आवाज़ खो गई। कमरे में सन्नाटा घिर गया। वह लौटकर बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। सपनों में फिर वही दृश्य आए, लेकिन इस बार वो और साफ थे। उसने खुद को दोस्तों के बीच हंसते देखा। किसी लड़की का हाथ थामे चलने का सपना देखा। प्यार से भरी आंखों में खुद को देखा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सब धुंधला होकर गायब हो गया। वह घबरा कर उठ बैठा। आंखें खुल गईं। कमरे में अंधेरा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कनें बेचैन थीं। क्या ये सपना कभी सच होगा, या मैं हमेशा इसी अंधेरे में भटकता रहूंगा? उसका मन जवाब नहीं दे पाया। वह चुपचाप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे। कमरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अध्याय 5, हार की कगार पर। रात भर ध्रुव की आंखों में नींद नहीं आई। हर बार जैसे ही वह आंखें बंद करता, वही दृश्य सामने आ जाता, हंसते हुए बच्चे, दोस्तों का साथ, प्यार भरी नजरें। वह उन्हें पकड़ना चाहता, पर वे हाथ से फिसल जाते। सुबह की पहली किरण कमरे में आए, लेकिन ध्रुव के भीतर कोई रोशनी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और बुझा हुआ। वह कुछ देर बिस्तर पर पड़ा रहा। बाहर माँ की आवाज़ आई, ध्रुव उठ बेटा, देख सुबह हो गई। ध्रुव ने करवट बदलकर आंखें बंद कर लीं। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, बेटा उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद माँ फिर आईं। इस बार उन्होंने धीरे से उसका कंधा हिलाया। ध्रुव बेटा, क्या हुआ? इतने उदास क्यों रहते हो? ध्रुव की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। बस आंसू बह निकले। माँ घबरा गईं। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा बताओ, मन का बोझ मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्रुव का मन हुआ कि वह सब कह दे कि वह अकेला है, डरता है, किसी से बात नहीं कर पाता, अपने ही सपनों से घिरा है। लेकिन गला बंद हो गया। वह धीरे से बोला, माँ मैं बस थक गया हूँ। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सब ठीक हो जाएगा बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन ध्रुव जानता था कि बात इतनी आसान नहीं है। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर आया। पिता अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या बात है ध्रुव? फिर वही उदासी। ध्रुव चुप रहा। पिता ने अखबार पटकते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, जिंदगी में संघर्ष तो सबको करना पड़ता है। अगर तुम हर समय रोते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ध्रुव के मन में आया कि वह चीख कर कहे, संघर्ष तो सब करते हैं, पर सबके पास तो दोस्त नहीं होते, प्यार नहीं होता। मुझे कोई समझता क्यों नहीं? लेकिन उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। वह चुपचाप बाहर चला गया। दिन चढ़ा तो वह ऑफिस निकल पड़ा। रास्ते में वह खुद को देखते हुए सोचता रहा, मैं कब तक ऐसे जीता रहूंगा? कब तक खुद से लड़ता रहूंगा? क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? बस स्टॉप पर खड़े खड़े उसका मन भारी होता गया। उसकी आंखें खाली थीं। उसके आसपास लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, अपने काम में लगे थे, पर वह खुद को जैसे किसी दूसरी दुनिया में महसूस कर रहा था। बस आए, वह चढ़ा। अंदर की भीड़, शोर, आवाज़ें सब उसे परेशान करने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं। अपने अंदर की आवाज़ें सुनने लगा। तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ कांपने लगे। वह सीट पकड़कर बैठ गया। ऑफिस में भी वही हालत रही। काम करते हुए उसका ध्यान बार बार भटकता रहा। वह खुद से लड़ता रहा, मुझे काम करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन मन जैसे थक चुका था। लंच में वह फिर अकेला बैठा। सामने बच्चों की आवाज़ आती रही। एक बच्चा गिरा तो दूसरा दौड़कर उसे उठा ले गया। ये दृश्य देखते ही ध्रुव की आंखें भर आईं। वह खुद से बोला, काश कोई मुझे भी उठा लेता, काश कोई मेरी चिंता करता। शाम को लौटते वक्त उसका मन इतना भारी हो गया कि उसने रास्ते में चलना छोड़ दिया। वह एक बेंच पर बैठ गया। आसपास की दुनिया भागती रही, पर वह वहीं जड़ सा बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। रात को घर लौटकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। माँ ने खाना परोसा। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा खा ले, ताकत बनी रहेगी। लेकिन ध्रुव ने थाली को देखा भी नहीं।
उसकी आंखें जैसे किसी और दुनिया में खोई थीं। माँ ने धीरे से कहा, बेटा। ध्रुव की आंखें भर आईं। वह फूट पड़ा, माँ मैं थक गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, कोई मुझे समझता नहीं, मैं हर दिन खुद से लड़ता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाता। माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बेटा, हर कोई संघर्ष करता है पर खुद को अकेला मत समझो, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ध्रुव का मन मान नहीं रहा था। उसका दर्द बहुत गहरा था। रात गहराती गई, सब सो गए। ध्रुव बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा, नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह उठकर खिड़की के पास गया। बाहर आसमान में बादल थे, चांद धुंधला दिख रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। वह खिड़की की सलाखों को पकड़कर खड़ा रहा। उसके अंदर की आवाज़ फिर उठी, क्यों जी रहा हूँ मैं, क्यों हर दिन वही दर्द, क्यों कोई मुझे नहीं समझता, क्या मैं हमेशा अकेला रहूंगा। उसका दिल इतना भारी हो गया कि उसे लगा अब सहन नहीं होगा। वह खिड़की के बाहर देखता रहा। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर कोई भावना नहीं। उसने फुसफुसाकर कहा, काश मैं इस सब से भाग जाऊं। कुछ पल वह चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खिड़की से बाहर लंबी सांस लेकर देखा, मानो दुनिया में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वह लौटकर बिस्तर पर लेट गया, तकिए में चेहरा छुपाकर रोता रहा। फिर धीरे धीरे उसके आंसू थम गए। थकावट से उसका शरीर ढीला पड़ गया, लेकिन मन में सवाल गूंजते रहे। आखिरकार उसने आंखें बंद कर लीं। सपनों में फिर वही दृश्य लौटे, हंसी, दोस्ती, प्यार। लेकिन इस बार वो दृश्य और ज्यादा स्पष्ट थे। उसने खुद को दौड़ते हुए देखा, कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार करता है। वह हंसता है, दौड़ता है, खुलकर जीता है। लेकिन जैसे ही वह उस दृश्य को पकड़ना चाहता है, अंधेरे का एक पर्दा सामने आ जाता है। सब गायब हो जाता है। उसके सपनों का महल ढह जाता है। वह घबराकर जाग जाता है, माथे पर पसीना, सांसें तेज। कुछ क्षण तक वह बस बैठा रहा, फिर धीरे से खुद से बोला, मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया। अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, अगर मैं न रहूं तो, अगर मैं इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं तो। उस विचार ने उसके दिल में सन्नाटा भर दिया। वह कांप गया, उसका शरीर जैसे जम गया। लेकिन तभी दूर से माँ की आवाज़ सुनाई दी, ध्रुव बेटा, पानी रख दिया है, कुछ चाहिए तो बुला लेना। ध्रुव की आंखें नम हो गईं। वह बिस्तर पर सिर रखकर चुपचाप रो पड़ा। उसके मन में एक हल्की सी आशा की किरण जागी, शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ, शायद कोई मेरे साथ है। लेकिन उसके अंदर की उदासी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अध्याय 6, अंधेरे में डूबता मन। रात भर ध्रुव की आंखों में नींद नहीं आई। माँ की आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंजती रही, बेटा, अगर मन में कोई बात हो तो मुझसे कह देना। वह चाहकर भी अपने दिल की पूरी बात उनसे नहीं कह पाया। सुबह की रोशनी कमरे में आई तो उसके चेहरे पर और थकावट साफ दिखाई दी। आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे थे, बिस्तर अस्त व्यस्त पड़ा था। माँ ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, ध्रुव बेटा उठो, देखो नाश्ता रखा है। ध्रुव ने करवट बदलकर आंखें बंद कर लीं। माँ ने थोड़ी चिंता से दरवाज़ा खोला, बेटा उठो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ध्रुव ने धीमे स्वर में कहा, माँ अभी नहीं। माँ कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर नर्म आवाज़ में बोली, ठीक है बेटा, मैं बाहर हूँ, बुला लेना। माँ बाहर चली गईं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। ध्रुव धीरे धीरे उठ बैठा, कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर पेड़ों पर धुंध की हल्की परत थी, सड़क पर लोग अपने काम में लगे थे, पर उसे सब दूर और बेगाना लगता। उसने खुद से कहा, मैं क्यों यहाँ हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए ये सब सह रहा हूँ। उसके मन में सवालों का जाल फैल गया। क्यों मैं इतना डरता हूँ, क्यों मैं खुद से ही नफरत करता हूँ, क्यों मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाता, क्यों मैं खुश नहीं रह सकता। उसकी आंखें भर आईं। वह खिड़की के पास बैठ गया, सिर दीवार से टिका दिया। उसने आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने भीतर की आवाज़ सुनी, उसका मन कांप उठा। तुम अकेले हो, तुम्हारे पास कोई नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। वह सिहर उठा, माथे पर पसीना आ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समेटने की कोशिश की पर मन ने साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद वह उठा, कमरे में इधर उधर टहलता रहा। उसकी सांसें तेज थीं। वह खुद से बड़बड़ाया, नहीं, मुझे जीना चाहिए, पर कैसे, मैं तो हर दिन हार रहा हूँ। उसकी नज़र कमरे में रखी डायरी पर पड़ी। उसने उठाकर खोली, पन्ने पर लिखे शब्द उसे चुभ गए। ग्रेटर दैन, मैं खुश नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ, काश कोई मुझे समझे। उसकी आंखें भर आईं। उसने डायरी बंद कर दी। दिल की धड़कनों की आवाज़ तेज हो गई। उसी समय बाहर से पिता की आवाज़ आई, ध्रुव क्या कर रहे हो, ऑफिस देर हो जाएगा, निकलो जल्दी। ध्रुव ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका मन जैसे टूट गया। उसे लगा सब कुछ उससे दूर जा रहा है। वह बिस्तर पर बैठ गया, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसके भीतर जैसे अंधेरा छा गया। उसे लगा कि दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं। वह खुद से बोला, अगर मैं न रहूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सब अपने काम में व्यस्त हैं, कौन मेरी परवाह करेगा। उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर का खालीपन उसे बुलाता हुआ लगा। लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ फिर आई, ध्रुव बेटा, खाना रख दिया है, देख लेना। वह कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने चेहरा छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वह उठकर खिड़की के पास गया, बाहर देखता रहा। उसका मन भाग जाना चाहता था। उसने फुसफुसाकर कहा, काश मैं उड़ सकता, कहीं दूर, जहाँ कोई मुझे न रोके, जहाँ मैं खुलकर जी सकूं, जहाँ कोई मुझे समझे। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। वह फिर बिस्तर पर लौट आया, लेटा, लेकिन उसकी आंखें छत पर टिकी रहीं। रात धीरे धीरे बढ़ती गई। घर में सब सो गए, लेकिन ध्रुव जागता रहा। वह सोचता रहा, क्या मेरी जिंदगी में कभी बदलाव आएगा,
क्या कोई मुझे अपनाएगा? क्या मैं कभी खुद से प्यार कर पाऊंगा, या मैं हमेशा इसी अंधेरे में डूबा रहूंगा? इन सवालों के साथ उसकी आंखें भारी हो गईं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। अंत में उसने उठकर अपने कमरे में रखा छोटा सा दर्पण देखा। उसमें खुद को देखा, थका चेहरा, सूजी आंखें, बिखरे बाल। वह खुद से बोला, यही हूं मैं, एक कमजोर, डरपोक, अकेला। उसके होंठ कांपे। क्यों? उसने दर्पण में खुद को देखा, मानो खुद से जवाब मांग रहा हो, लेकिन चुप्पी ही मिली। वह धीरे धीरे बिस्तर पर लौट आया, तकिए में चेहरा छुपाकर रोता रहा। आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी हो गईं, शायद थकावट से, शायद दुख से, लेकिन उसके मन में अंधेरा और गहराता गया। बुक अध्याय 7 टूटन का अंतिम किनारा। रात का समय था, पूरा घर सो चुका था। दीवार की घड़ी की टिक टिक की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। ध्रुव अपने बिस्तर पर लेटा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। छत पर टंगी पीली रोशनी की मध्यम झिलमिलाहट कमरे को और उदास बना रही थी। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की की दरारों से भीतर घुस रही थी। ध्रुव की आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा थका, निर्जीव, उसके होंठ कांप रहे थे। रात के सन्नाटे में उसकी सांसों की आवाज़ ही सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। वह छत को देखता रहा, जैसे वहां कोई उत्तर लिखा हो जो उसकी परेशानियों का हल बता दे। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह धीरे धीरे उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे भीतर के अंधेरे को देख रही थीं। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, अब और नहीं, अब और नहीं। क्यों जीऊं? किसके लिए? सबको मेरी परवाह नहीं, मैं बस बोझ हूं। वह बिस्तर से नीचे उतरा, नंगे पैरों से फर्श को छुआ। ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। वह कांप उठा। धीरे धीरे वह खिड़की के पास गया। बाहर आसमान में बादलों की हल्की परत थी, चांद की धुंधली रोशनी गिर रही थी। सड़क खाली थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। ध्रुव खिड़की की सलाखों पर दोनों हाथ रखकर बाहर देखने लगा। उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। उसने फुसफुसा कर कहा, काश मैं उड़ जाता, कहीं बहुत दूर, जहां कोई मुझे न देखे, न रोके, न डांटे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह अंदर से टूट चुका था। कुछ देर बाद वह पलटा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कदम भारी थे, हर कदम जैसे उसे अंदर से तोड़ रहा हो। वह खुद से बड़बड़ाया, मैं कब तक ऐसे जीऊंगा, कब तक खुद से लड़ूंगा, कब तक डरूंगा? मुझे कोई समझता क्यों नहीं? क्यों मैं हमेशा अकेला हूं? उसकी आंखें लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे, उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। वह पलंग के पास गया, डायरी उठाई, कुछ पन्ने पलटे। पहले लिखे शब्द उसे चुभ गए। ग्रेटर देन, मैं खुश नहीं हूं, मैं थक गया हूं, काश कोई मुझे समझे। वह पन्नों को देखता रहा, मानो वे शब्द उसकी आत्मा को काट रहे हों। उसने डायरी बंद कर दी, फिर टेबल पर रखे गिलास में पानी लिया। हाथ कांपते हुए गिलास तक पहुंचा। उसने पानी एक ही सांस में पी लिया। गिलास खाली हो गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। वह फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। धीरे से बोला, अगर मैं न रहूं तो सबको फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मैं चला जाऊं तो सब खुश हो जाएंगे। ये सोचते ही उसका शरीर से हर उठा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी राहत भी। कुछ क्षण वह जड़ हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खिड़की की सलाखों पर सिर टिकाकर सिसक उठा। वह बड़बड़ाया, मैं बस थक गया हूं, मुझे जीना नहीं आता, काश कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। इतने में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ध्रुव, माँ की आवाज़ आई। बेटा, सब ठीक है? ध्रुव का दिल धड़क उठा। वह चुप हो गया। माँ ने फिर धीरे से कहा, अगर मन में कोई बात है तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्रुव की आंखों से आंसू फिर बह निकले। वह जवाब नहीं दे पाया, बस सिर झुका लिया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर माँ की आवाज़ आई, बेटा, तुम्हें जो चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह फूट पड़ा। माँ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं थक गया हूँ, मैं खुश नहीं रह पाता, मैं डरता हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। माँ की आंखें भर आईं। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। बेटा, उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ध्रुव अपने आंसुओं में डूबता रहा। उसने पहली बार खुलकर रोया। माँ ने उसका सिर सहलाया। वह देर तक रोता रहा, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बस एक पल के लिए थोड़ी राहत मिली। रात गहराती गई। माँ ने उसके पास बैठकर उसे चुप कराया, फिर धीरे से कहा, अब सो जाओ बेटा, सब ठीक होगा। ध्रुव बिस्तर पर लेट गया। माँ की हथेली उसके सिर पर थी। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी थे। क्या सच में सब ठीक होगा? क्या कोई मुझे अपनाएगा? क्या मैं कभी डर से बाहर निकल पाऊंगा? इन सवालों के बीच वह नींद में डूब गया। सपनों में वही दृश्य लौटे, लेकिन इस बार उसमें उम्मीद की हल्की किरण भी थी। वह खुद को दौड़ते हुए देखता है। बच्चे हंसते हैं, दोस्त उसका हाथ पकड़ते हैं, कोई उसे अपने साथ बिठाता है, प्यार की नज़रें उसे छूती हैं। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अंधेरे का पर्दा फिर घिर आता है। दृश्य धुंधला हो जाता है। फिर भी इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद कहीं न कहीं उसकी आत्मा अभी हार नहीं मानी। अध्याय 8 आखिरी सांस और नई शुरुआत की आहट। रात बीत चुकी थी, लेकिन ध्रुव के मन का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया था। माँ की मौजूदगी से थोड़ी राहत मिली थी, पर अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। उसका मन बार बार उसी सवाल से घिर जाता, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मुझे कोई समझेगा? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दर्द और अकेलेपन से भरी है? सुबह होते ही घर में सामान्य गतिविधियां शुरू हो गईं। माँ ने उसके लिए नाश्ता बनाया, पिता अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था, लेकिन ध्रुव की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। वह चुपचाप बैठा रहा। थाली में रखा खाना जैसे उसके लिए अर्थहीन था। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, थोड़ा खा लो, ताकत बनी रहेगी। ध्रुव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। माँ ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई।
तुम ठीक हो जाओगे बेटा, मैं जानती हूँ। वह मुस्कुराने की कोशिश करता रहा लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नाश्ते के बाद पिता ने कहा, ध्रुव ऑफिस जा रहे हो ना, काम में मन लगाओ, खुद को संभालो, ये समय गुजर जाएगा। ध्रुव ने बस हाँ कह दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसका मन भारी था, उसे लगता जैसे हर कदम उसे किसी अज्ञात अंधेरे की तरफ खींच रहा है। वह घर से बाहर निकला। सड़क पर हल्की धूप फैल रही थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर ध्रुव की निगाहें खाली थीं, जैसे वह दुनिया से कट चुका हो। वह धीरे धीरे चलता रहा, पैरों में कोई ताकत नहीं थी, वह बस चल रहा था बिना लक्ष्य के। रास्ते में बच्चों की आवाज़ें आईं, 2 बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। एक बच्चा फिसलकर गिरा, दूसरा दौड़कर उसे उठाने लगा। ये दृश्य देखकर ध्रुव का दिल कस गया। उसके मन में विचार आया, काश कोई मुझे भी यूं ही उठाकर प्यार से सहलाता, काश कोई मेरे गिरने पर मुझे थाम ले। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने उन्हें पोंछा, लेकिन दिल की टीस कम नहीं हुई। चलते चलते वह शहर के बाहरी हिस्से की तरफ निकल आया। वहां सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ पेड़, खेत और दूर तक फैली खुली जमीन। हवा में ठंडक थी, आसमान नीला और खाली। ध्रुव ने गहरी सांस ली, उसे लगा जैसे यहाँ उसका दर्द कोई नहीं देखेगा। वह आगे बढ़ता गया, हर कदम जैसे उसके अंदर की उदासी को और गहरा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे एक छोटा बच्चा खेलते हुए अचानक गिर पड़ा। उसकी गेंद सड़क पर लुढ़क गई। बच्चा उसे पकड़ने दौड़ा, तभी सामने से एक तेज आती कार दिखाई दी। ध्रुव की आंखें फैल गईं, वह एक पल को ठिठका, फिर बिना सोचे दौड़ पड़ा। रुको रुको, वह चिल्लाया। वह बच्चे की तरफ झपटा, बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि कार उसके बिल्कुल करीब आ गई। ध्रुव ने पूरी ताकत से बच्चे को पकड़कर किनारे धकेला। बच्चा सुरक्षित हो गया, लेकिन खुद ध्रुव कार की चपेट में आ गया। तेज आवाज हुई, आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे ध्रुव! सड़क पर खून फैल गया। ध्रुव की आंखें आधी खुली थीं, चेहरे पर आश्चर्य और दर्द का मिश्रण। वह फुसफुसाया, काश मैं खुलकर जी पाता, काश कोई मुझे समझता। ये कहते कहते उसकी सांसें टूटती चली गईं। लोगों ने बच्चे को गोद में उठाया, माँ को खबर दी गई। घर में हाहाकार मच गया। माँ दौड़ती हुई पहुंची, उन्होंने ध्रुव का चेहरा अपने हाथों में लिया। ध्रुव बेटा, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन ध्रुव की आंखें स्थिर हो चुकी थीं, उसका शरीर शिथिल। माँ चीख पड़ी, उनके हाथ कांपते हुए उसके चेहरे पर फिरते रहे। पिता बेहोश हो गए। लोगों ने चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ने जांच की, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उस क्षण ध्रुव की पहली जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अचानक वातावरण में जैसे अजीब सी रोशनी फैल गई। धुंधलके में एक चमकती लहर उठी। ध्रुव का शरीर वहीं पड़ा रहा, पर उसकी आत्मा उस शरीर से अलग हो चुकी थी। वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था, मानो उसका भार उतर गया हो। वह ऊपर की तरफ उठने लगा। नीचे रोते हुए लोग, हाहाकार, माँ की पुकार, सब धुंधले होते गए। आसमान में जैसे एक सुरंग खुली, दूर कहीं एक नया रास्ता दिखाई दिया। ध्रुव ने देखा, उसके सामने अज्ञात लोक की चमकती दुनिया है। वहाँ रंग है, रोशनी है, जादू है, रोमांच है। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या मैं वहाँ खुलकर जी पाऊंगा? जैसे किसी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हें नया जीवन मिलेगा। ध्रुव की आत्मा उस उजाले में आगे बढ़ गई। उसकी पहली जिंदगी का दुख वहीं समाप्त हुआ और उसकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत की पहली झलक सामने आई। बुक अध्याय 9, नई दुनिया, नई पहचान। धुंधली रोशनी में ध्रुव की आत्मा जैसे तैरती चली गई। नीचे उसकी पहली जिंदगी की दुनिया धुंध में खोती जा रही थी। माँ की पुकार, पिता की बेहोशी, लोगों की चीख, सब धीरे धीरे लुप्त हो गए। उसके सामने एक उजाले का रास्ता खुला, मानो किसी सुरंग से होकर वह किसी और लोक में प्रवेश कर रहा हो। उसका शरीर हल्का हो गया। दर्द नहीं था, न कोई बोझ, न कोई डर, फिर भी उसके मन में अनगिनत सवाल थे। ये कहाँ आ गया मैं? क्या ये सपना है? क्या मैं सच में फिर से जी सकता हूँ? क्या मैं वही रहूंगा या कुछ नया बनूंगा? जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक चमकीला दरवाजा सामने प्रकट हुआ। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां चमक रही थीं। वह ठिठका, तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, ध्रुव डर मत, यह नई शुरुआत है। उसने चारों तरफ देखा, सामने कोई नहीं था, फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर कदम रखते ही वह एक अलग दुनिया में पहुंच गया। चारों तरफ रंग बिरंगे पेड़, आसमान में चमकते बादल, हवा में जादुई झिलमिलाहट। भूमि पर ऐसे फूल खिले थे जिनकी पंखुड़ियां रोशनी छोड़ती थीं। कहीं से मधुर संगीत की धुन आ रही थी। ध्रुव का मन अचंभे से भर गया। उसने हाथ फैलाकर उस हवा को छुआ। उसमें जैसे ऊर्जा थी। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व हल्का और चमकीला हो गया हो। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथों में ताकत भर गई। उसकी आंखें चमकने लगीं, चेहरा नया दिखने लगा। उसके भीतर जैसे कोई ऊर्जा दौड़ रही थी। वह खुद को छूकर देखने लगा। उसकी त्वचा मजबूत थी, जैसे उसमें ताकत समा गई हो। उसके कपड़े भी बदल गए थे, हल्के, सुंदर और जादुई। उसी समय सामने एक आवाज गूंजी, अब तुम रेहान हो। ध्रुव चौंक गया। रेहान? उसने धीरे से दोहराया। हाँ, आवाज ने कहा, तुम्हारी नई जिंदगी यहीं से शुरू होगी। तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। तुम्हें सीखना होगा, अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। यहाँ हर दिन रोमांच है। क्या तुम तैयार हो? ध्रुव, अब रेहान एक पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में डर भी था, पर साथ ही अजीब सी खुशी। क्या सच में मैं खुलकर जी पाऊंगा? क्या मैं दोस्तों से घिरा रहूंगा? क्या मैं अपनी ताकत से खुद को पहचान सकूंगा? उसकी आंखों में चमक लौट आई। मैं कोशिश करूंगा, उसने धीमे से कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चारों तरफ की रोशनी और तेज हो गई। उसके सामने एक मार्ग खुला। उस पर चलने के लिए चमकीली लकीरें बनी।
उसके भीतर एक नई ताकत जागी। उसके कदम अपने आप आगे बढ़े। रास्ते में उसे कई जीव दिखे, कुछ छोटे पक्षियों जैसे जिनकी पंखों से सितारे गिरते थे, कुछ ऐसे प्राणी जिनकी आंखें चमकती थीं, कुछ पेड़ जिनकी शाखाओं से रोशनी टपक रही थी। वह आश्चर्य से उन्हें देखता रहा। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उसका चेहरा दिखा। अब वह ध्रुव नहीं था। उसके माथे पर हल्की चमक थी, आंखें गहरी और आत्मविश्वास से भरी, शरीर मजबूत। उसने खुद को पहचानते हुए धीरे से कहा, मैं रेहान हूँ। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, वहाँ एक नई शुरुआत की हल्की मुस्कान थी। उसी समय वही मधुर आवाज़ फिर गूंजी, यहाँ तुम अपना रास्ता खुद चुनोगे। तुम्हें जादू सीखना होगा, ताकत हासिल करनी होगी, अपने भीतर की रोशनी जगानी होगी। ये तुम्हारी नई दुनिया है जहाँ हर दिन नया रोमांच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रेहान ने सिर हिलाया। उसका दिल धड़क रहा था, पर अब उसमें डर से ज्यादा उत्साह था। मैं कोशिश करूंगा, उसने फिर कहा। इस बार आवाज़ में दृढ़ता थी। उसी क्षण उसके सामने एक रास्ता खुला। आगे एक बड़ी इमारत दिखी। उसके ऊपर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, मैजिक अकादमी। रेहान की आंखें चमक उठीं। उसने गहरी सांस ली। यहीं से मेरी कहानी शुरू होगी। वह उस इमारत की तरफ बढ़ चला। उसके पीछे जादुई रोशनी की लहरें फैलती गईं। नई दुनिया, नया नाम, नया शरीर, नई शक्तियाँ, सब उसके सामने थे। लेकिन कहीं दूर उसकी पहली जिंदगी की स्मृतियाँ अब भी हल्के हल्के उसके मन में गूंज रही थीं। वह उन्हें भूलना नहीं चाहता था। वह जानता था कि वही दर्द उसे यहाँ तक लाया है। वह धीमे से बोला, ध्रुव, धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। फिर वह मुस्कुराया। उसका चेहरा उजाला बन गया। रेहान अपनी नई यात्रा पर चल पड़ा। अध्याय 10 मैजिक अकादमी में पहली सुबह। रेहान ने जैसे ही उस चमकती इमारत के सामने कदम रखा, उसके चारों तरफ की हवा और भी जीवंत हो गई। अकादमी का विशाल द्वार खुले आकाश की तरफ उठता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर नीलम और सुनहरे पत्थरों से बनी लकीरें चमक रही थीं। दरवाजे के दोनों तरफ दो विशालकाय पत्थर के शेर बने थे, जिनकी आंखें मानो जीवित होकर रेहान को देख रही थीं। दरवाजे से अंदर जाते ही रेहान की आंखें फैल गईं। सामने एक बड़ा प्रांगण था। बीच में एक गोल फव्वारा था, जिसमें से रंगीन रोशनी की धाराएं निकल रही थीं। पानी में जैसे जादू की तरंगें खेल रही थीं। चारों तरफ चमकते फूल, झिलमिलाते पेड़ और हवा में तैरते छोटे छोटे प्रकाशकण उसे मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उसका दिल धड़क रहा था। उत्साह और डर दोनों साथ साथ थे। क्या मैं सच में यहाँ का हिस्सा हूँ? क्या मैं जादू सीख पाऊंगा? क्या यहाँ दोस्त मिलेंगे? तभी उसके पास से हल्के कदमों की आवाज़ आई। वह पलटा। 3 लड़के और 2 लड़कियां उसे देख रहे थे। उनके कपड़े भी वैसी ही चमकती पोशाकों जैसे थे। उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शरारत दोनों झलक रहे थे। नया हो क्या? उसने मुस्कुराकर पूछा। रेहान ने हल्की झिझक के साथ कहा, हाँ, आज ही आया हूँ। मैं आर्यन हूँ। लड़के ने हाथ बढ़ाया। चिंता मत करो, यहाँ सबको समय लगता है। रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं, रेहान। तभी एक और लड़का पास आया। उसकी आंखों में चमक के साथ साथ थोड़ी तिरस्कार की झलक थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। देखते हैं कितने दिन टिकता है। उसका नाम काशिफ था। उसके पीछे खड़ा दूसरा लड़का हंस पड़ा। रेहान का चेहरा हल्का उतर गया, लेकिन आर्यन ने हिम्मत देते हुए कहा, इन्हें इग्नोर करो, यहाँ ऐसे कई लोग हैं। तुम अपना ध्यान सीखने पर दो। रेहान ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीमे से कहा। उसी समय अकादमी की घंटी बजी। एक मधुर आवाज़ पूरे प्रांगण में गूंज उठी। सभी नवागंतुक छात्र मुख्य सभा कक्ष में उपस्थित हों। प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। छात्रों में हलचल मच गई। सभी अपने अपने समूहों में इकट्ठा होने लगे। रेहान आर्यन के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने चारों तरफ देखा। कहीं अभ्यास क्षेत्र थे जहां युवा जादू सीख रहे थे। कहीं बड़े बड़े पुस्तकालय थे जिनकी दीवारें खुद चमकती थीं। कहीं मैदान थे जहां उड़ने वाले जादुई प्राणी प्रशिक्षकों के साथ खेल रहे थे। रेहान को लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। सभा कक्ष में पहुंचते ही एक बुजुर्ग जादूगर सामने आए। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखें गहरी नीली। उन्होंने सब पर नजर डाली। स्वागत है नवयुवकों। उनकी आवाज़ गंभीर लेकिन अपनापन लिए थी। यह अकादमी उन लोगों का घर है जो सीखना चाहते हैं। यहाँ जादू केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। यहाँ दोस्ती भी मिलेगी और प्रतिस्पर्धा भी। यहाँ अपने डर का सामना करना होगा और अपने सपनों को सच करना होगा। रेहान मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसके भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। सभा समाप्त हुई। छात्रों को उनके प्रशिक्षण समूहों में बांटा गया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं तुम्हें पहली कक्षा तक ले चलता हूँ। यहाँ शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। रेहान उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में काशिफ की नज़रें फिर उस पर पड़ीं। उसने अपने दोस्तों से धीमे स्वर में कहा, देखते हैं ये कितना चलता है। अभी तो नया है। रेहान ने ये सुन लिया। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए चिंता की छाया आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं डरूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं साबित करूंगा, उसने खुद से कहा। कक्षा में पहुंचकर आर्यन ने उसका परिचय कराया। कुछ छात्रों ने मुस्कुराकर स्वागत किया, कुछ ने बस सिर हिलाया। प्रशिक्षक ने सभी छात्रों को पहली बार जादू की ऊर्जा महसूस कराई। उन्होंने उन्हें आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। धीरे धीरे रेहान के शरीर में गर्मी फैलने लगी। उसकी हथेलियां हल्के से चमक उठीं। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और पहली बार जादू की ऊर्जा उसके भीतर बहती महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सभा के बाद आर्यन ने कहा, तुम्हारी ऊर्जा अच्छी है, थोड़ी देर में तुम कई अभ्यास कर लोगे। रेहान ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उस दिन की शाम तक वह कई जादुई अभ्यास कर चुका था। हवा में हल्का सा प्रकाश बुलाना, अपनी सांस से ऊर्जा महसूस करना और छोटे मंत्रों से चीज़ों को छूकर उनका स्वरूप बदलना। शाम ढलते ढलते प्रांगण में दीप जल उठे। जादुई पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। रेहान थका जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी।
वह आसमान की तरफ देखता रहा। उसे अपनी पहली जिंदगी की स्मृतियां याद आई, अकेलापन, डर, निराशा। लेकिन अब उसके मन में उम्मीद की हल्की रोशनी जल उठी थी। उसने धीमे से खुद से कहा, ध्रुव, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ, अब मैं खुद को साबित करूंगा। आसमान में सितारे चमक रहे थे। मैजिक अकादमी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नई शुरुआत हो चुकी थी। बुक अध्याय 11, पहला अभ्यास, पहला संघर्ष। सुबह की हल्की रोशनी मैजिक अकादमी के प्रांगण में फैल चुकी थी। हवा में उसकी बूंदें चमक रही थीं, जैसे हर घास का पत्ता किसी जादू से दमक रहा हो। रेहान ने आंखें खोली तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। पिछली शाम की थकान अब गायब थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान थी। आज मेरा पहला असली प्रशिक्षण है, उसने मन ही मन कहा। मुझे साबित करना है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। वह उठकर बाहर आया। आर्यन पहले से तैयार खड़ा था। चलो रेहान, आज हम ऊर्जा नियंत्रण और प्राथमिक मंत्रों का अभ्यास करेंगे। तैयार हो? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वे दोनों अभ्यास क्षेत्र की तरफ बढ़े। वहां कई छात्र गोल घेरा बनाकर बैठे थे। बीच में एक प्रशिक्षक गहरे बैंगनी वस्त्रों में ध्यानमग्न बैठा था। उसके चारों तरफ ऊर्जा की लहरें घूम रही थीं। प्रशिक्षक ने आंखें खोलते हुए कहा, आज हम ऊर्जा की धारा को महसूस करेंगे। जादू बाहर से नहीं आता, वह भीतर की सांसों, धड़कनों और मन की शांति से जन्म लेता है। जो स्वयं को पहचानता है वही जादू को साध सकता है। रेहान ध्यान से सुनता रहा। उसने आंखें बंद की, सांसों को धीरे धीरे संतुलित किया। उसका मन भटकता रहा, फिर वह अपने अंदर की गर्मी पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी हथेलियां हल्के से चमक उठीं। उसके चारों तरफ ऊर्जा की लहरें घूमने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। प्रशिक्षक ने संतोष से देखा, अच्छा, तुम्हें ऊर्जा का एहसास हो रहा है। रेहान ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। वह फुसफुसाया, ये सच में काम कर रहा है। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। बस ऐसे ही ध्यान बनाए रखना। बाकी छात्रों में से कुछ ने उसकी तरफ देखा। उनमें से काशिफ भी था। उसकी आंखों में अब भी तिरस्कार की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ज्यादा जल्दी मत उड़ो। रेहान ने सुन लिया। उसका चेहरा एक पल के लिए कठोर हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। प्रशिक्षण शुरू हुआ। छात्रों को अपने सामने रखे छोटे पत्थरों पर ऊर्जा भेजकर उन्हें चमकाना था। ये प्राथमिक मंत्र था, प्रकाश स्पंदन। रेहान ने आंखें बंद कर सांस को भीतर लिया। उसने ऊर्जा को अपनी हथेली में महसूस किया, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया। पत्थर के पास पहुंचते ही हल्की चमक उठी। उसकी सांस तेज हो गई। उसने ध्यान केंद्रित किया। अचानक पत्थर हल्का सा चमक उठा। सबकी नजर उस पर टिक गई। प्रशिक्षक मुस्कुराए, बहुत अच्छा रेहान। आर्यन ने उत्साहित होकर कहा, वाह, तुमने कर दिखाया। रेहान की आंखों में चमक आ गई। वह खुद पर भरोसा करने लगा, लेकिन काशिफ के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। वह बुदबुदाया, इतनी जल्दी? प्रशिक्षण समाप्त होते ही छात्र आपस में बातें करने लगे। कुछ रेहान की तारीफ कर रहे थे, कुछ उसे बस नए छात्र की तरह देख रहे थे। काशिफ अपने दोस्तों के साथ पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। अरे नए वाले, वह व्यंग्य से बोला। बस एक पत्थर चमकाया और खुद को जादूगर समझने लगे। रेहान ने संयम रखते हुए कहा, मैं बस सीख रहा हूँ, तुम भी सीखोगे तो अच्छा लगेगा। काशिफ हंस पड़ा, सुनो सुनो, नए जादूगर की बातें, देखना कब तक टिकते हो। उसकी बात सुनकर कुछ छात्र हंस दिए। रेहान का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, पर उसने जवाब नहीं दिया। आर्यन आगे आया, काशिफ, ऐसे मत बोलो, हम सब सीखने आए हैं, अगर मदद चाहिए तो बताना। काशिफ ने तिरस्कार से देखा, तुम रहो अपने दोस्तों के साथ, फिर वह चला गया। रेहान का दिल तेज धड़क रहा था। उसे गुस्सा भी आया और दुख भी, पर उसने खुद से कहा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा, मैं यहाँ सीखने आया हूँ। दिन का बाकी समय अभ्यास में बीता। रेहान ने मंत्रों को बार बार दोहराया। ऊर्जा को नियंत्रित करना, मन को स्थिर रखना, हाथ की मुद्रा सही करना, ये सब सीखते सीखते वह थक गया, पर भीतर एक नई आग जल उठी थी। शाम होते होते वह मैदान के किनारे बैठ गया। उसकी हथेलियों में अब भी हल्की गर्मी थी। उसने अपने आप को देखा, मैं बदल रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे सीखना है, मुझे अपने डर से बाहर निकलना है। आसमान पर सूरज ढल रहा था। लालिमा पूरे प्रांगण पर बिखर रही थी। हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। आर्यन उसके पास बैठ गया। कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराकर पूछा। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे लगता है जैसे मैं सच में जादू कर सकता हूँ। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ा, बस ऐसे ही आगे बढ़ो, बाकी सब खुद हो जाएगा। रेहान ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहाँ उत्साह, विश्वास और सीखने की ललक थी। लेकिन कहीं दूर खड़ा काशिफ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। देखते हैं, वह बुदबुदाया, तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। रेहान ने ये देख लिया, लेकिन वह शांत रहा। उसने मन ही मन कहा, जो भी आए, मैं हार नहीं मानूंगा। आसमान में सितारे चमक उठे। मैजिक अकादमी की रोशनी फैल गई। रेहान ने पहली बार महसूस किया, यह नई जिंदगी उसकी है और वह इसे अपनी ताकत से संवार सकता है। अध्याय 12, अभ्यास की कठिनाइयां और पहला टकराव। अगली सुबह मैजिक अकादमी में हल्की सी ठंडक थी। हवा में नमी थी और फूलों की खुशबू दूर तक फैली थी। रेहान जल्दी उठ गया। रात की थकान अब उसके चेहरे पर नहीं थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने आसमान की तरफ देखा। हल्का धुंधलका छाया था। पक्षियों की मधुर आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। आज मैं और बेहतर करूंगा, उसने मन में कहा। आर्यन भी समय से पहले आ चुका था। चलो रेहान, आज हम ऊर्जा नियंत्रण के साथ गति अभ्यास करेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूँ। दोनों अभ्यास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहले से कई छात्र मौजूद थे। प्रशिक्षक ने आज उन्हें ऊर्जा को नियंत्रित कर वस्तुओं को हिलाने और स्थानांतरित करने का अभ्यास कराना था।
प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षक ने कहा, आज का लक्ष्य है अपने मन को स्थिर रखना और ऊर्जा को बिना किसी विचलन के लक्ष्य तक पहुंचाना। ये कठिन है, मन डगमगाया तो ऊर्जा बिखर जाएगी। जो अपने डर पर विजय पाएगा वही सफल होगा। रेहान ध्यान से सुनता रहा। उसने मन को शांत करने की कोशिश की। पिछले दिन की छोटी सफलता ने उसके अंदर आत्मविश्वास तो भर दिया था, लेकिन आज चुनौती बड़ी थी। उसके सामने लकड़ी का एक छोटा गोला रखा गया। लक्ष्य था ऊर्जा भेजकर उसे हवा में उठाना और सही दिशा में बढ़ाना। आर्यन ने पहले प्रयास में गोले को हल्का सा ऊपर उठाकर हवा में स्थिर कर दिया। प्रशिक्षक ने उसकी तारीफ की। रेहान की बारी आई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैं कर सकता हूँ, उसने खुद से कहा। उसने आंखें बंद की, सांस अंदर ली, ऊर्जा को हथेली में महसूस किया, मन में गोले का आकार, उसकी स्थिति और गति की कल्पना की। धीरे धीरे उसने हाथ आगे बढ़ाया। गोला हिला पर तुरंत नीचे गिर गया। रेहान ने आंखें खोल दीं। उसके माथे पर पसीना था। वह निराश हुआ। मैं अभी नहीं कर पाया, वह बुदबुदाया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पहले दिन सबको कठिनाई होती है, फिर कोशिश करो, तुम कर सकते हो। रेहान ने गहरी सांस ली। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने फिर कोशिश की। इस बार ध्यान और गहरा किया। सांस को पूरी तरह नियंत्रित किया। मन को केंद्रित कर लिया। धीरे धीरे गोला हिलने लगा। एक पल को वह हवा में ऊपर उठा, फिर झटके से गिर पड़ा। कुछ छात्र हंस पड़े। उनमें से काशिफ भी था। हा, देखा, नए जादूगर की हालत। वह जोर से हंसा। ऊर्जा क्या है पता भी नहीं और खुद को बड़ा समझता है। रेहान का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल धड़कने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, काशिफ, बस करो, कोई भी नया है तो उसे समय दो। तुम्हें भी तो पहले दिन डर लगा होगा। काशिफ ने घूरते हुए कहा, मुझे डर, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ दूर जाकर खड़ा हो गया। रेहान का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसने खुद को रोका। मैं करूंगा, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसने तीसरी बार कोशिश की। इस बार उसने ऊर्जा को धीरे धीरे महसूस किया। उसने गोले के आकार को मन में कल्पना करते हुए उसकी गति का चित्र बनाया। हाथों की मुद्रा को स्थिर रखा। कुछ पल, फिर गोला हल्का ऊपर उठा, धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। रेहान की आंखों में चमक आ गई। उसने ऊर्जा की धारा को लक्ष्य तक पहुंचाया। गोला लक्ष्य तक पहुंचा और वहीं स्थिर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रशिक्षक ने सिर हिलाकर कहा, शाबाश रेहान, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आर्यन खुशी से ताली बजाने लगा। वाह, तुम कर सकते हो। रेहान के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास की असली मुस्कान आई, लेकिन काशिफ की आंखों में अब जलन साफ दिखाई दे रही थी। ये तो बस किस्मत थी, वह बड़बड़ाया। देखते हैं आगे क्या करता है। प्रशिक्षण के बाद छात्र बाहर निकलने लगे। काशिफ सीधे रेहान के सामने आ गया। अरे नए जादूगर, वह हंसते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है, असली ताकत तब दिखेगी जब तुमसे मुकाबला होगा। रेहान ने उसकी आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, मैं मुकाबले से डरता नहीं, मैं सीखने आया हूँ। जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। काशिफ की आंखें तिरस्कार से भर गईं। ठीक है, देखते हैं कब तक टिकते हो। वह हंसते हुए चला गया। रेहान ने गहरी सांस ली। उसका मन डगमगाया नहीं। आर्यन उसके पास आया। तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुमने खुद को संभाला, ये बड़ी बात है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब डरूंगा नहीं। आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाई। बस ऐसे ही आगे बढ़ो, असली ताकत अंदर से आती है। रेहान ने आसमान की तरफ देखा। हल्का बादल घिर आया था, लेकिन उसके मन में अब कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराया। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं रेहान हूँ, मैं अपनी ताकत खुद बनाऊंगा। उसकी आंखों में चमक थी। मैजिक अकादमी की यह सुबह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ बन गई थी। उसने संघर्ष का स्वाद चखा, अपमान सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अब वह और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में उसे कई बार खुद को साबित करना होगा। लेकिन आज उसने खुद से पहली बार वादा किया, मैं अपने डर पर जीत हासिल करूंगा। अध्याय 13, ऊर्जा की परीक्षा और काशिफ से पहला बड़ा सामना। आज मैजिक अकादमी में एक अलग ही माहौल था। पिछले दिनों की तुलना में छात्रों के चेहरों पर उत्सुकता और तनाव दोनों साफ झलक रहे थे। सबको पता था कि आज उनकी ऊर्जा नियंत्रण की असली परीक्षा होगी। जो खुद को साध नहीं पाया वह पीछे रह जाएगा। रेहान सुबह जल्दी उठ गया। उसने खुद से कहा, आज कोई गलती नहीं, आज मुझे साबित करना है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं डर के आगे नहीं जाऊंगा। वह अभ्यास क्षेत्र में पहुंचा तो आर्यन पहले से मौजूद था। तैयार हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, रेहान ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। आज प्रशिक्षक ने सबको विशेष अभ्यास के लिए बुलाया। बड़े मैदान में ऊर्जा की लकीरों से एक वृत्त बनाया गया था। वृत्त के अंदर रखे थे कई पत्थर, धातु की वस्तुएं और छोटे जादुई क्रिस्टल। प्रशिक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, आज की परीक्षा में तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर इन वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में सक्रिय करना होगा। जो संतुलन बनाए रखेगा वही सफल होगा। ध्यान रहे, ऊर्जा तुम्हारी सोच के साथ चलती है। यदि मन विचलित हुआ तो सब बिखर जाएगा। तैयार हो? छात्रों ने एक स्वर में कहा। हाँ। रेहान का दिल जोर से धड़क रहा था। सामने काशिफ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। काशिफ ने पास आकर धीरे से कहा, नए वाले, आज देखेंगे कि तुम कितने टिकते हो। यहाँ ताकत से खेला जाता है, डरोगे तो गिरोगे। रेहान ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, मैं डरूंगा नहीं, जो होगा उसका सामना करूंगा। काशिफ की आंखें एक पल को सिकुड़ी, फिर उसने व्यंग्य से हंसी उड़ाई। देखते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज परीक्षा शुरू। प्रशिक्षक ने हाथ उठाया और सबकी ऊर्जा की लहरें सक्रिय हो गईं। मैदान में एक हल्का कंपन दौड़ा। ध्यान लगाओ, प्रशिक्षक की आवाज गूंजी। रेहान ने आंखें बंद की, सांस को अंदर लिया। ऊर्जा की लहरें उसके शरीर में दौड़ने लगीं। उसने मन को स्थिर किया। सामने रखा पहला पत्थर उसकी कल्पना में जीवित हो उठा।
उसने मन में उसकी आकृति बनाई, उसकी स्थिति, उसकी गति और लक्ष्य को महसूस किया। उसकी हथेलियों में हल्की गर्मी फैल गई। धीरे धीरे पहला पत्थर हिला, वह हवा में उड़ गया। छात्रों ने आश्चर्य से देखा। शाबाश, प्रशिक्षक की आवाज़ आई। रेहान ने मन की शक्ति से ऊर्जा को लक्ष्य तक पहुंचाया। पहला पत्थर उसके आदेश पर क्रम में स्थिर हो गया। अब दूसरा पत्थर, तीसरा। लेकिन जैसे ही तीसरे पत्थर को उठाना चाहा, उसका मन विचलित हो गया। काशिफ की नज़रें उसे परेशान कर रही थीं। उसके दोस्तों की हंसी कानों में गूंज रही थी। क्षण भर में उसका ध्यान टूट गया। तीसरा पत्थर हिलकर गिर पड़ा। कुछ छात्र हंस पड़े। काशिफ ने ऊंची आवाज में कहा, हा, देखा, ध्यान गया तो सब खत्म। रेहान का चेहरा लाल हो गया। उसका मन फिर डगमगाने लगा। लेकिन तभी आर्यन ने उसके पास आकर धीमे स्वर में कहा, ध्यान, सांस, मन को वापस लाओ, तुम कर सकते हो। रेहान ने आंखें बंद की, सांस अंदर ली, अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने डर पर काबू पा सकता हूँ। उसने ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे तीसरा पत्थर उठने लगा। पहले डगमगाया, फिर स्थिर हो गया। रेहान की आंखें चमक उठीं। अब चौथा पत्थर। इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ऊर्जा भेजने लगा। पत्थर हवा में उठा, घूमते हुए लक्ष्य तक पहुंचा और वहीं टिक गया। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक कर छात्र ताली बजाने लगे। प्रशिक्षक ने कहा, बहुत अच्छा रेहान, तुमने अपने डर पर विजय पाई, यही जादू की असली शुरुआत है। रेहान ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ से पहला बड़ा टकराव। परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र मैदान से बाहर आ रहे थे। काशिफ का चेहरा तनाव से भरा था। वह सीधे रेहान के सामने आ गया। अरे, वह ताना मारते हुए बोला, आज तो किस्मत ने साथ दिया, असली ताकत तो तब दिखेगी जब तुम मेरे सामने खड़े होगे। रेहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, ताकत वही है जो मन को स्थिर रखे, डर पर जीत पाना तुम्हें भी सीखना होगा। काशिफ की आंखें लाल हो गईं। सिखाओगे मुझे? वह दहाड़ा, तुम्हें अभी पता भी नहीं कि ताकत क्या होती है। इतना कहकर उसने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से काले धुएं जैसी ऊर्जा बाहर निकली। भागो, वह चिल्लाया और ऊर्जा की एक तेज लहर रेहान की तरफ फेंक दी। रेहान चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपने मन को स्थिर किया। उसकी हथेलियां गर्म हो गईं। उसने ऊर्जा की एक पारदर्शी परत बनाकर सामने फैलाई। धुएं की लहर उसके ऊर्जा कवच से टकराए, चमक हुई और धुआं बिखर गया। सभा में सन्नाटा छा गया। छात्रों ने देखा, रेहान ने बिना घबराए खुद को बचा लिया। काशिफ गुस्से से चीखा, तुम, लेकिन प्रशिक्षक दौड़ते हुए आया। बस, यहाँ अभ्यास है, लड़ाई नहीं, उसने गंभीर स्वर में कहा। काशिफ झुंझलाकर पीछे हट गया। रेहान ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। आर्यन उसके पास आया। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने खुद को बचाया, उसने उत्साह से कहा। रेहान ने सिर हिलाकर कहा, मैं डरूंगा नहीं, जो भी आए उसका सामना करूंगा। आर्यन मुस्कुराया, यही असली ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वनशाम की आत्मचिंतन। दिन भर की थकान के बाद रेहान अपने कमरे में बैठा। उसकी हथेलियां अभी भी गर्म थीं। उसके चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, आज मैंने अपने डर पर काबू पाया, मैंने साबित किया कि मैं यहाँ टिक सकता हूँ। लेकिन काशिफ की जलती आंखें उसके मन में अभी भी घूम रही थीं। मुझे और मजबूत होना होगा, मुझे सीखना होगा, अभ्यास करना होगा। उसने अपनी हथेलियों को देखा। हल्की चमक अब भी थी। यह मेरी ताकत है, मैं इसे और बढ़ाऊंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में अपने पुराने जीवन की यादें भी आईं। अकेलापन, निराशा, लेकिन अब वह उन्हें बोझ की तरह नहीं, बल्कि प्रेरणा की तरह देख रहा था। उसने मन में खुद से कहा, ध्रुव, तुम्हारी पीड़ा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अब मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। रेहान की आंखों में चमक लौट आए। आज उसका पहला बड़ा संघर्ष था। उसने हार नहीं मानी, वह मजबूत हुआ, और आने वाले दिनों में उसे इससे भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन उसने मन ही मन वादा कर लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने डर को पराजित करूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। अध्याय 14, चुनौती की शुरुआत और मन की ताकत। मैजिक अकादमी में अब रोजाना अभ्यास रेहान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह होते ही वह ऊर्जा साधना करता, दिन में मंत्रों का अभ्यास और शाम को अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता। उसके भीतर धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे रेहान आगे बढ़ता, काशिफ की जलन भी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में जैसे आग जलती रहती। वह बार बार रेहान को नीचा दिखाने की कोशिश करता। आज का दिन भी अलग नहीं था। हाई वोल्टेज अभ्यास का नया चरण। आज प्रशिक्षक ने सबको विशेष चुनौती दी थी। मैदान में बीचों बीच एक ऊर्जा का चक्र बना था, जो तेज घूम रहा था। उसका लक्ष्य था उस घूमते चक्र की ऊर्जा को संतुलित करना, बिना विचलित हुए उसे केंद्र में स्थिर करना। प्रशिक्षक ने कहा, जो अपने मन और शरीर को एक साथ नियंत्रित करेगा वही इस चक्र को स्थिर कर पाएगा। ध्यान रहे, चक्र की गति तेज होती जाएगी। यदि मन डर गया तो ऊर्जा बिखर जाएगी। अपनी सांसों को नियंत्रित करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। रेहान ने अपने मन में कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मुझे अपने भीतर की ताकत पहचाननी है। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कर सकते हो, मन पर भरोसा रखो। रेहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर चक्र की ऊर्जा से सामना। जब उसकी बारी आई तो वह चक्र के सामने खड़ा हो गया। घूमता हुआ ऊर्जा चक्र उसके सामने जैसे अंधेरे और उजाले की लहरों में बदल रहा था। उसके किनारों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। रेहान ने आंखें बंद कर सांस ली। ऊर्जा की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं। उसने अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाकर मन में चक्र का आकार बनाया। शुरू में चक्र की गति धीमी थी। रेहान ने ध्यान केंद्रित कर उसे स्थिर रखने की कोशिश की। उसका मन पहले शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे चक्र तेज होने लगा।
उसके किनारों से चमकती लहरें बाहर फैल रही थीं। रेहान का ध्यान डगमगाने लगा। उसे काशिफ की हंसी याद आई। देखो नए वाले को, गिर जाएगा। क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हुआ। सांस टूटने लगी, चक्र की ऊर्जा बिखरने लगी। तभी प्रशिक्षक की आवाज़ गूंजी, ध्यान, मन को स्थिर करो, ऊर्जा तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी सांस से चलती है। रेहान ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, चक्र की गति की कल्पना की, अपने मन को केंद्रित किया। मैं डरूंगा नहीं, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने लक्ष्य पर टिकूंगा। धीरे धीरे उसने हाथ फैलाकर ऊर्जा की धारा को नियंत्रित किया। चक्र की गति धीमी हुई, फिर स्थिर हो गया। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रशिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा रेहान, तुमने अपने मन को साध लिया। रेहान ने आंखें खोलीं, उसका चेहरा चमक रहा था। उसे लगा जैसे भीतर से कोई नई ताकत निकल रही है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ का पहला हमला, लेकिन काशिफ की आंखों में जलन और भी गहराई। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब दिखावा है, देखना आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अभ्यास समाप्त होते ही वह सीधे रेहान के सामने आ गया। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, उसने दहाड़ते हुए कहा। आओ देखता हूं तुम्हारी ताकत। रेहान ने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। काशिफ की आंखें और लाल हो गईं। बस बहुत हो गया, वह चिल्लाया। अचानक उसकी उंगलियों से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकली। वह सीधे रेहान की तरफ बढ़ी। रेहान ने बिना घबराए हाथ आगे किया। उसकी हथेलियों में सफ़ेद रोशनी चमक उठी। ऊर्जा की एक परत उसके चारों तरफ फैल गई। धुएं की लहर उससे टकराए, चमक हुई, धुआं बिखर गया। सभा में सन्नाटा छा गया। काशिफ का चेहरा तमतमा उठा। तुम, वह गरजा। रेहान ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं डरूंगा नहीं, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्ती की शुरुआत। घटना के बाद सब छात्र रेहान के पास आए। कुछ ने उसकी तारीफ की, कुछ ने कहा, तुम में हिम्मत है, तुम सच में जादू सीख सकते हो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो, बस ध्यान बनाए रखो। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं और मेहनत करूंगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ काशिफ अपने दोस्तों के साथ गुस्से से भरा बैठा था। यह नया लड़का ज्यादा चल रहा है, मुझे इसे गिराना ही होगा, वह बड़बड़ाया। उसकी आंखों में अब केवल जलन नहीं, बदले की आग भी जल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, शाम का आत्ममंथन। रात को अपने कमरे में रेहान ने लंबे समय तक खिड़की के बाहर आसमान देखा। सितारे टिमटिमा रहे थे। वह मुस्कुराया। आज मैंने अपने डर से लड़ाई की, उसने मन में कहा। काशिफ मुझे गिराना चाहता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। उसने अपनी हथेली देखी, उसमें अभी भी हल्की चमक थी। यह मेरी ताकत है, यह मेरे मन की ऊर्जा है, मैं इसे और मजबूत करूंगा। फिर उसकी आंखें एक पल को गंभीर हो गईं। ध्रुव, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसने खुद से वादा किया, मैं अपनी ताकत से अपने डर को हराऊंगा, मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूंगा और किसी से डरूंगा नहीं। अध्याय 15, मन की शक्ति, पहली जीत और काशिफ की जलन। मैजिक अकादमी में दिन बीतते जा रहे थे और रेहान हर दिन खुद को और बेहतर बनाने में लगा था। वह अब सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि हर पल अपने मन को साधने का प्रयास कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि जादू सिर्फ मंत्रों या ऊर्जा का खेल नहीं है, ये तो मन की स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास से जन्म लेता है। लेकिन जैसे जैसे रेहान मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे काशिफ की आंखों में जलन और नफरत गहराती जा रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नए छात्र में इतनी ताकत, इतनी शांति और इतनी क्षमता है। काशिफ के भीतर एक अजीब सा डर भी पैदा हो गया था, कहीं ये लड़का उसकी जगह न ले ले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, सुबह की ऊर्जा साधना। आज सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। मैदान पर हल्की धुंध फैली थी। रेहान ने आंखें खोलते ही अपनी हथेलियों को देखा। उसमें हल्की रोशनी अब भी चमक रही थी। वह बिस्तर से उठते ही बाहर चला आया। ठंडी हवा में सांस लेते हुए उसने मन ही मन कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं हर दिन और मजबूत बनूंगा, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वह अभ्यास क्षेत्र में पहुंचा तो आर्यन पहले से वहां बैठा ध्यान कर रहा था। रेहान, चलो आज हम ऊर्जा प्रवाह का अभ्यास करेंगे, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, आज मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, रेहान ने उत्तर दिया। दोनों ने साथ बैठकर सांसों को नियंत्रित किया। ऊर्जा की लहरें उनके शरीर में दौड़ने लगीं। वे मन में अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे थे। आर्यन ने कहा, ध्यान रहे, ऊर्जा तभी सही चलती है जब मन डर से मुक्त हो। डर आए तो उसे देखो, समझो और छोड़ दो। रेहान ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज ऊर्जा प्रवाह का अभ्यास। प्रशिक्षक ने आज उन्हें एक कठिन अभ्यास दिया। उन्हें अपनी ऊर्जा को पैरों से हथेलियों तक प्रवाहित करना था, फिर उसे एक केंद्र बिंदु पर रोककर वहां से बाहर भेजना था। यह अभ्यास शरीर और मन दोनों की परीक्षा था। रेहान ने आंखें बंद कीं। उसने अपने पैरों से ऊर्जा उठती महसूस की। उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई हल्की गर्म लहर दौड़ रही थी। उसने उसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया। जब ऊर्जा उसके सीने तक पहुंची तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। मन में पुराने डर, संघर्ष, अकेलेपन की यादें कौंधीं। क्षण भर के लिए उसका ध्यान भटका, लेकिन उसने खुद को रोका। मैं डर से नहीं हारूंगा, उसने मन में कहा। उसने ऊर्जा को फिर केंद्रित किया। धीरे धीरे ऊर्जा उसके हाथों तक पहुंची। उसने हथेलियां आगे बढ़ाकर ऊर्जा की धार को बाहर भेजा, पहले हल्की, फिर तेज। उसके सामने रखा छोटा क्रिस्टल चमक उठा। सभा में तालियां बज उठीं। प्रशिक्षक ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने ऊर्जा प्रवाह को साध लिया। रेहान ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई शक्ति जाग गई हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ का दूसरा हमला। लेकिन मैदान के एक कोने में खड़ा काशिफ जलते हुए देख रहा था।
उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। अभ्यास खत्म होने के बाद जब छात्र आराम कर रहे थे, काशिफ सीधे रेहान के सामने आ गया। तुम बहुत खुश हो रहे हो ना? उसने ताना मारते हुए कहा। तुम सोचते हो तुम सबसे ताकतवर हो गए हो? रेहान ने शांति से उसकी तरफ देखा। मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खुद को मजबूत बना रहा हूँ। काशिफ ने जोर से हंसते हुए कहा, ये तो सब दिखावा है, असली ताकत तब दिखेगी जब तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्या तब भी मुस्कुराओगे? रेहान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। काशिफ की आंखों में गुस्सा चमक उठा। ठीक है, आज देखता हूँ तुम्हारा दम। उसने हाथ उठाया और काले धुएं की मोटी लहर बाहर फेंकी। ऊर्जा इतनी तेज थी कि आसपास खड़े छात्र पीछे हट गए। रेहान ने पल भर के लिए सांस रोकी। उसके मन में हल्का डर जागा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने अपनी हथेली आगे की। सफ़ेद रोशनी की एक परत उसके चारों ओर फैल गई। ऊर्जा की लहर उसके कवच से टकराए और बिखर गई। काशिफ ने दांत भींचे। तुम्हें गिरा कर रहूंगा, वह गुर्राया। रेहान ने शांत स्वर में कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोस्ती और प्रेरणा। घटना के बाद कई छात्र रेहान के पास आए। उन्होंने उसकी तारीफ की। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, तुमने बिना डर के उसका सामना किया। आर्यन ने उसकी पीठ थपथपाई। यही है असली ताकत। डर तो सबको लगता है, फर्क यही है कि कौन उसे जीतता है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, मैं सीख रहा हूँ, अभी बहुत आगे जाना है। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ मिलकर हम और मजबूत बनेंगे। रेहान की आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात का आत्ममंथन। रात को अपने कमरे में रेहान खिड़की से बाहर आसमान देख रहा था। सितारे टिमटिमा रहे थे, दूर कहीं जादुई रोशनी चमक रही थी। उसने मन ही मन कहा, आज मैंने अपने डर से लड़ाई की, मैं गिरा नहीं, मैंने खुद को संभाला। काशिफ मुझे गिराना चाहता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने अंदर की ताकत को पहचान रहा हूँ। उसने अपनी हथेलियों को देखा। उनमें अब हल्की सफ़ेद रोशनी की परत थी। ये रोशनी मेरे भीतर है, मैं इसे और बढ़ाऊंगा। एक पल को उसके मन में अपने पुराने जीवन की यादें आईं। अकेलापन, दर्द, हार, लेकिन अब वह उन्हें कमजोरी की तरह नहीं, ताकत की तरह देख रहा था। ध्रुव, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसने खुद से वादा किया, मैं अपने डर को हराऊंगा, मैं हर दिन खुद को और मजबूत बनाऊंगा और किसी से नहीं डरूंगा। अध्याय 16, मन की परीक्षा, ऊर्जा का विस्फोट और काशिफ की चालें। आज का दिन अकादमी में सामान्य नहीं था। प्रशिक्षक ने घोषणा कर दी थी कि आने वाले अभ्यास में हर छात्र को अपनी ऊर्जा का सर्वोच्च नियंत्रण दिखाना होगा। जो पीछे रह जाएगा उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण करना होगा। ये सुनते ही कई छात्र बेचैन हो उठे, पर रेहान के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसे महसूस हो रहा था कि हर चुनौती उसके लिए एक अवसर है। चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों न हो, वह अपने मन को साध कर खुद को साबित करेगा। लेकिन दूसरी तरफ काशिफ की आंखों में जलती हुई ईर्ष्या और भी गहराती जा रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। वह जानता था कि यदि रेहान ने आगे बढ़कर नाम कमा लिया तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर ऊर्जा विस्फोट की तैयारी। सुबह की साधना में प्रशिक्षक ने सभी छात्रों से कहा, आज हम ऊर्जा का विस्फोट करेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को एक छोटे बिंदु में संकुचित करके फिर उसे नियंत्रित तरीके से बाहर निकालना होगा। यदि तुम मन का नियंत्रण खो दोगे तो ऊर्जा तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। सोच समझकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। सभा में खामोशी छा गई। सब छात्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ ने आपस में फुसफुसा कर रणनीतियां बनाई। आर्यन रेहान के पास आया और बोला, तैयार हो, आज बहुत मुश्किल होगा। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, जो होगा उसका सामना करूंगा। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही आत्मविश्वास चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज ऊर्जा को केंद्रित करना। रेहान ने अपने सामने एक छोटा क्रिस्टल रखा। प्रशिक्षक ने इशारा किया, अपनी ऊर्जा को इसमें संकुचित करो, इसे चमकाओ, पर ध्यान रहे ऊर्जा बाहर नहीं बिखरे। रेहान ने आंखें बंद की। उसने सांस रोकी और धीरे धीरे ऊर्जा को पैरों से ऊपर खींचा। उसकी नसों में गर्म लहर दौड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियों में हल्की कंपन हो रही है। उसने क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उंगलियां हल्की कंपन कर रही थीं। पहले क्रिस्टल की सतह पर हल्की रोशनी चमकी, फिर तेज, फिर इतनी चमक कि बाकी छात्र चौंक गए। लेकिन ऊर्जा तेजी से फैलने लगी। क्षण भर के लिए रेहान का ध्यान भटक गया। उसे काशिफ की जलती आंखें याद आईं। तुम हारोगे, उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी। रेहान का मन डगमगाने लगा। क्रिस्टल की रोशनी बिखरने लगी। उसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। मैं डर नहीं, मैं खुद को साध सकता हूँ। मेरी ऊर्जा मेरे नियंत्रण में है। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य हुई। उसकी ऊर्जा फिर से केंद्रित होने लगी। उसने क्रिस्टल को पूरी ताकत से चमकाया। उसकी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। सभा में तालियां गूंज उठीं। प्रशिक्षक ने कहा, शाबाश रेहान, तुमने अपने मन को जीत लिया। रेहान ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ की चाल। रेहान की सफलता से काशिफ का चेहरा और अधिक कड़ा हो गया। उसके दोस्तों ने फुसफुसाकर कहा, अब तो ये लड़का सबकी नज़र में आ गया है, तुम्हें कुछ करना होगा। काशिफ ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे गिरा कर रहूंगा, सीधे ताकत से नहीं, पहले मन को तोड़ूंगा। उसने योजना बनाई कि अगली बार अभ्यास के दौरान वह रेहान को मानसिक रूप से विचलित करेगा। उसके आसपास शोर, उलझन और डर फैलाकर उसकी ऊर्जा को बिखेर देगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मित्रता की गर्माहट। अभ्यास के बाद रेहान थका हुआ लेकिन खुश था।
वह मैदान के किनारे बैठा सांस ले रहा था। आर्यन उसके पास आया। तुमने आज कमाल कर दिया। उसने कहा। हाँ, मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, रेहान ने जवाब दिया। यही तो ताकत है, खुद को गिरने से रोकना, आर्यन ने कहा। काशिफ मुझे गिराना चाहता है, पर मैं डरूंगा नहीं, रेहान ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हम साथ हैं, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। रेहान की आंखों में चमक और बढ़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, रात का आत्ममंथन, ध्रुव की यादें। रात को अपने कमरे में बैठकर रेहान ने हथेलियों को देखा। उनमें हल्की रोशनी अब भी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, आज मैंने अपने मन को साध लिया, मैं डर से नहीं हारूंगा, मैं अपने अंदर की ताकत पहचान रहा हूँ। फिर उसकी आंखों में पुराने जीवन की यादें उमड़ आईं। अकेलापन, अपमान, निराशा। उसका चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। ध्रुव, तुम्हारी पीड़ा मेरे साथ है, तुम्हारी असफलता मुझे मजबूत बना रही है। उसने अपने मन में वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने डर को हराकर आगे बढ़ूंगा। उसकी आंखों में एक नई चमक लौट आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, आने वाली चुनौतियों का संकेत। लेकिन वह जानता था कि यह तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में काशिफ और उसके दोस्तों की हरकतें और खतरनाक होंगी। मानसिक विचलन फैलाना, ऊर्जा भटकाना, डर पैदा करना, सब कुछ हो सकता है। लेकिन रेहान ने तय कर लिया था, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी डर सामने आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। यह ऊर्जा अब सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह उसके आत्मविश्वास, उसकी इच्छाशक्ति और उसके भीतर जागी नई रोशनी थी। रेहान ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी ताकत से खुद को साबित करूंगा। अध्याय 17, मन की दृढ़ता, भ्रम की परीक्षा और काशिफ की चालाकी। अकादमी में दिन पर दिन अभ्यास कठिन होता जा रहा था। हर छात्र अपने भीतर की ऊर्जा को साधने में लगा था। लेकिन रेहान के लिए ये सिर्फ अभ्यास नहीं रहा, यह उसकी आत्मा की परीक्षा बन गया था। अब हर चुनौती में उसे अपने डर, अपनी थकान और अपने मन की उलझनों से लड़ना पड़ता था। काशिफ, जो पहले सिर्फ जलन से भरा था, अब योजनाएं बनाने लगा था। उसका उद्देश्य साफ था, रेहान की ऊर्जा को भटकाना, उसे गिराना और उसके आत्मविश्वास को तोड़ना। लेकिन रेहान भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने हर कठिनाई को अपने मन की ताकत बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भ्रम की परीक्षा की घोषणा। आज प्रशिक्षक ने एक नई परीक्षा घोषित की। मैदान में बीचों बीच एक गोल दायरा बनाया गया था, जिसके चारों ओर कई छवियां, आवाजें और रोशनी की लहरें फैल रही थीं। प्रशिक्षक ने कहा, आज तुम सब भ्रम की परीक्षा से गुजरोगे। तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना होगा। तुम्हारे सामने डर, लालच, यादें, शोर और भ्रम फैलाए जाएंगे। जो अपने मन को संभाल सकेगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। ध्यान रहे, भ्रम सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर की ताकत नहीं, भीतर की अस्थिरता ही तुम्हें गिरा सकती है। सभा में खामोशी छा गई। कई छात्र घबराए, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन ने धीरे से कहा, यह परीक्षा कठिन है, पर तुम कर सकते हो। रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने मन को साध लूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल, भ्रम का पहला हमला, डर की छाया। रेहान को परीक्षा के लिए बुलाया गया। वह दायरे के भीतर खड़ा हुआ, आंखें बंद कर सांस लेने लगा। शुरू में सब शांत था, फिर धीरे धीरे उसके सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। उसने देखा, उसकी पहली जिंदगी का वह अंधेरा कमरा, अकेलापन, लोगों की उपेक्षा, माँ का रोना, अपने ऊपर उठती नकारात्मक आवाजें। उसका दिल धड़कने लगा, सांस भारी होने लगी। क्षण भर के लिए उसे लगा कि वह गिर जाएगा, लेकिन उसी समय उसे प्रशिक्षक की आवाज़ सुनाई दी, डर को देखो, उससे भागो मत। रेहान ने आंखें बंद रखते हुए मन में कहा, यह मेरा डर है, मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा। उसने गहरी सांस ली। उसके अंदर ऊर्जा की एक लहर उठी। दृश्य धीरे धीरे धुंधले होकर गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मनी बैग, भ्रम का दूसरा हमला, लालच का जाल। डर के दृश्य हटते ही सामने चमकते खजानों की छवियां उभर आईं। सोने के सिक्के, चमकीले रत्न, महंगे वस्त्र, सब जैसे उसके सामने बुला रहे थे। एक आवाज गूंजी, रेहान, तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो, ये सब तुम्हें मिल सकता है, बस अपना मन समर्पित कर दो। रेहान का मन एक पल को डगमगाया। उसे लगा कि शायद संघर्ष छोड़ देना आसान होगा, लेकिन फिर उसे अपनी आंखों में चमक महसूस हुई। उसने मन ही मन कहा, ये सब क्षणिक है, मैं अपनी ताकत से ही आगे बढ़ूंगा, मुझे अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना। उसने अपनी हथेलियां कसकर बंद की और ऊर्जा का प्रवाह केंद्रित कर दिया। चमकते खजाने गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बवंडर, भ्रम का तीसरा हमला, काशिफ की चाल। अब अचानक उसके सामने काशिफ की छवि उभर आई। उसका चेहरा क्रोध से भरा था। उसके पीछे काले धुएं की लहरें थीं। रेहान, आवाज गूंजी, तुम सोचते हो तुम मुझसे बेहतर हो, तुम हार जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा टूट जाएगी। रेहान का दिल तेज धड़कने लगा। एक पल को उसके मन में गुस्सा भी जागा, लेकिन उसी क्षण उसने खुद को संभाला। काशिफ, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपने मन की ताकत से तुम्हारे भ्रम को हराऊंगा। उसने अपने भीतर ऊर्जा की सफेद लहर महसूस की। हथेलियां चमक उठीं। उसने आंखें खोल दीं। काशिफ की छवि कांप गई और धुंध की तरह गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेकमार्क, परीक्षा में सफलता। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर प्रशिक्षक की आवाज गूंजी, शाबाश रेहान, तुमने भ्रम की परीक्षा में मन को साध लिया, यही असली ताकत है। सभा में तालियां गूंज उठीं। कई छात्र उसकी तरफ देख मुस्कुराए। आर्यन दौड़ता हुआ आया और उसे गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया, तुम सच में मजबूत हो। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने डर और भ्रम को देखा, उनसे भागा नहीं, शायद यही जीत का रास्ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, काशिफ की बेचैनी। लेकिन परीक्षा के बाद काशिफ का चेहरा और भी क्रोध से भर गया।
ये लड़का बहुत आगे निकल रहा है, उसने बड़बड़ा कर कहा। मुझे इसकी ऊर्जा तोड़नी होगी, वरना ये सबका नेता बन जाएगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर कहा, अगली बार मैं इसे मानसिक रूप से गिरा कर रहूंगा। सीधे मुकाबले से कुछ नहीं होगा, मुझे उसकी कमजोरी तलाशनी होगी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात का आत्मविश्वास। रात को रेहान अपने कमरे में बैठा आसमान देख रहा था। सितारों की रोशनी उसे ताकत देती लगी। वह मन ही मन बोला, आज मैंने अपने डर का सामना किया, अपने लालच को देखा, काशिफ के भ्रम को हराया। मैं गिरा नहीं, मैं संभल गया। मैं अपने मन को साध सकता हूँ। उसकी आंखें चमक रही थीं। ध्रुव, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, मैं इन्हें ताकत बनाकर आगे बढ़ूंगा। उसने गहरी सांस ली। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सपनों की तरफ बढ़ता रहूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ये रात उसकी नई ताकत की शुरुआत थी। बुक अध्याय 18 अग्नि अभ्यास, दोस्ती की कसौटी और काशिफ की नई साजिश। भ्रम की परीक्षा में जीत हासिल करने के बाद रेहान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। उसके भीतर आत्मविश्वास की लौ जल उठी थी। परंतु अकादमी की दुनिया आसान नहीं थी। जितना आगे बढ़ो उतनी ही कठिन परीक्षाएं सामने आती हैं। आज प्रशिक्षक ने घोषणा की थी, अब अगला अभ्यास अग्नि साधना होगा। इसमें तुम्हें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर आग की लपटों में संतुलित रखना होगा। जो डर जाएगा वह जल जाएगा, जो लालच में फंस जाएगा वह बिखर जाएगा, जो मन को साधेगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। कई छात्रों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन रेहान की आंखों में वही चमक थी जो उसके अंदर की ताकत की पहचान कराती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अग्नि साधना की तैयारी। रेहान अपने कमरे से बाहर निकला तो आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। तैयार हो? आर्यन ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, आज आग से दोस्ती करनी है, रेहान ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों मैदान की ओर चले। रास्ते में अन्य छात्र भी दिखे। कुछ फुसफुसा रहे थे, अग्नि साधना तो सबसे कठिन है, अगर ऊर्जा भटक गई तो खत्म। काशिफ भी आज कोई चाल चलेगा। रेहान ने सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। वह अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अग्नि का प्रवेश। मैदान के बीचों बीच एक गोल क्षेत्र बनाया गया था। उसमें धीरे धीरे लाल, नारंगी और पीली लपटें उठने लगीं। शुरुआत में लपटें छोटी थीं, फिर वे धीरे धीरे ऊंची होती गईं। आग की गर्मी से हवा भारी लग रही थी। प्रशिक्षक ने कहा, तैयार हो जाओ, यह अग्नि तुम्हारे मन की परीक्षा लेगी। इसकी लहरों को रोकना नहीं है। इसे देखो, समझो और अपने मन को स्थिर रखो। रेहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें लपटों पर टिक गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर डर की पहली लहर। जैसे ही अग्नि की लपटें तेज हुईं, रेहान ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसके सामने आग मानो आकार लेकर नृत्य करने लगी। पहले उसकी आंखें झपकीं, उसकी सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे आग उसे घेर रही हो। उसका शरीर कांपने लगा। क्षण भर के लिए मन में आवाज आई, भागो, ये तुम्हें जला देगी। लेकिन उसी क्षण उसने खुद से कहा, यह मेरी परीक्षा है, मैं डर से भागूंगा नहीं। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मन में सिर्फ एक शब्द दोहराया, स्थिर, स्थिर, स्थिर। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। आग की लपटें जैसे धीमी पड़ गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर लालच की दूसरी लहर। अब अग्नि की लपटों से चमकती सोने की धारें निकलने लगीं। जैसे कोई कह रहा हो, आओ, तुम्हें ताकत दूंगा, तुम्हें अनंत ऊर्जा दूंगा, बस खुद को आग में समर्पित कर दो। रेहान का मन डगमगाया। एक पल को लगा, अगर मैं मान लूं तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन तभी उसने अपने मन में दृढ़ आवाज सुनी, सच्ची ताकत परिश्रम से मिलती है, आसान रास्ते फरेब हैं। उसने आंखें खोल दीं। लपटों की चमक जैसे बुझने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ की तीसरी चाल। अचानक लपटों के बीच काशिफ का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें आग से भी ज्यादा जल रही थीं। रेहान, तुम हार जाओगे, आग तुम्हें निगल लेगी, तुम गिर जाओगे। उसकी आवाज में नफरत और व्यंग्य दोनों थे। रेहान के भीतर गुस्से की लहर उठी। उसका शरीर तनाव में आ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। काशिफ, तुम्हारी नफरत मुझे नहीं गिरा सकती। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर सफेद ऊर्जा की एक परत बना दी। लपटें उससे टकराकर जैसे पीछे हट गईं। काशिफ का चेहरा क्षण भर को कांप गया, फिर वह धुंध की तरह गायब हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेकमार्क अग्नि साधना में सफलता। प्रशिक्षक ने आवाज दी, शाबाश रेहान, तुमने अग्नि की परीक्षा पास कर ली। तुम्हारा मन स्थिर रहा, ऊर्जा नियंत्रित रही। सभा में तालियां गूंज उठीं। कुछ छात्रों ने उसकी तरफ सम्मान से देखा। आर्यन दौड़ते हुए आया और कहा, कमाल कर दिया, तुम सच में आग के बीच भी शांत रहे। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, आग बाहर की थी, असली परीक्षा तो भीतर की थी। आर्यन ने सिर हिलाया, यही तो असली ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर काशिफ की नई योजना। लेकिन मैदान के पीछे खड़ा काशिफ और भी खफा हो गया। ये लड़का मुझे हर बार मात दे रहा है, उसने अपने दोस्तों से कहा। अब मैं उसे सीधे नहीं गिरा सकता, मुझे उसकी आत्मा को तोड़ना होगा, उसके दोस्तों को अलग करना होगा, उसका मन अस्थिर करना होगा। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वह मुस्कुराया, पर वह मुस्कान डरावनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद रात का आत्मसंवाद, मन की विजय। रात को रेहान अपने कमरे में बैठा चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही संतोष भी। उसने अपने हाथों को देखा, उनमें अब भी ऊर्जा की हल्की चमक थी। आज मैंने अग्नि को देखा, डर को देखा, लालच को देखा, काशिफ के भ्रम को देखा। वह धीरे से मुस्कुराया, मैं भागा नहीं, मैं गिरा नहीं, मैं संभल गया। उसने आंखें बंद कर अपने मन में कहा, ध्रुव, तुम्हारी यादें अब मुझे डराती नहीं, वे मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं अपने मन की ताकत से हर परीक्षा पार करूंगा। उसकी आंखों में चमक लौट आए। आगे जो भी आए, मैं उसका सामना करूंगा। बुक अध्याय 19 छल की परछाइयां, मन की परीक्षा और दोस्ती की असली ताकत।
अग्नि साधना में सफल होने के बाद रेहान अब अकादमी में चर्चा का विषय बन गया था। उसके अभ्यास, उसकी संयम की शक्ति और उसकी शांत दृढ़ता ने सबको प्रभावित कर दिया था। लेकिन जहां एक तरफ उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ काशिफ की जलन अब जुनून में बदल चुकी थी। काशिफ अब सिर्फ जलन से आगे बढ़ चुका था। वह हर दिन योजना बनाता, अपने दोस्तों को उकसाता और रेहान की कमजोरियों को खोजने की कोशिश करता। लेकिन जितना वह प्रयास करता, उतना ही रेहान का आत्मविश्वास बढ़ता जाता। आज अकादमी में एक नई परीक्षा रखी गई थी, छल की परछाइयाँ। ये परीक्षा मन, इंद्रियों और धैर्य की सबसे कठिन चुनौती मानी जाती थी। इसमें भ्रम, डर, लालच, झूठी आवाजें और मन को तोड़ने वाली चालें छात्र के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। प्रशिक्षक ने घोषणा की, आज तुम्हें अपनी आंखों, कानों, विचारों और स्मृतियों पर नियंत्रण रखना होगा। छल सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम खुद को पहचान नहीं सके तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। जो अपने मन को पहचानता है वही इस परीक्षा में सफल होगा। रेहान ने मन ही मन सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ, मैं अपने मन को पहचानूंगा, मैं गिरूंगा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छल की परछाइयों का मैदान। मैदान में कई गोल दायरे बनाए गए थे। हर दायरे में अलग अलग दृश्य, आवाजें और भ्रम फैलाए जाने थे। प्रशिक्षक ने छात्रों को एक एक कर वहां जाने का आदेश दिया। रेहान की बारी आने से पहले उसके मित्र आर्यन उसके पास आया। आज और भी कठिन होगा, तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। रेहान मुस्कुराया, अब मैं डर नहीं रहा, जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं। रेहान की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसकी ताकत दोगुनी हो गई हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला चरण, आवाजों का जाल। रेहान जैसे ही दायरे में पहुंचा, चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। तुम हार जाओगे, भाग जाओ, ये परीक्षा तुम्हारे बस की नहीं। तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। हर आवाज अलग दिशा से आती, कभी उसके कान के पास, कभी दूर। आवाजों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। रेहान का चेहरा तन गया। उसका दिल धड़कने लगा। क्षण भर के लिए उसे लगा कि वह थक जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। मन में कहा, ये आवाजें मेरा डर हैं, ये मेरे बाहर की नहीं, मेरे भीतर की हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। उसने अपने हाथों को सामने फैलाया। सफेद ऊर्जा की एक परत बन गई। आवाजें जैसे टकराकर लौट गईं। रेहान ने आंखें खोलीं। वह स्थिर खड़ा था। प्रशिक्षक ने दूर से देखा और मुस्कुराया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा चरण, स्मृतियों का भूत। अब उसके सामने उसकी पहली जिंदगी की तस्वीरें उभरने लगीं। वह खुद को अंधेरे कमरे में अकेला देखता है। उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था। उसके सपने टूटे हुए दिखाई देते हैं। उसकी माँ रो रही थी। क्षण भर को उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या मैं फिर वही गलती दोहराऊंगा? क्या मैं फिर अकेला रह जाऊंगा? क्या मैं हार जाऊंगा? ये सब उसके मन में चल रहा था। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, ये सब यादें हैं, ये मुझे गिराने के लिए सामने आई हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ, मैं इन्हें शक्ति में बदल दूंगा। उसने गहरी सांस ली। ध्रुव, मैं तुम्हारी पीड़ा को कमजोरी नहीं बनने दूंगा। उसकी आंखों में चमक लौट आए। तस्वीरें धुंध की तरह गायब हो गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा चरण, काशिफ का छल। अब आखिरी चरण था। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर एक धुंध के बीच काशिफ की छवि उभर आई। रेहान, आवाज आई, तुम सोचते हो तुम सबसे अच्छे हो, तुम हार जाओगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी ऊर्जा टूट जाएगी। काशिफ की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके पीछे धुंध का साया फैल रहा था। रेहान का मन एक पल को हिल गया। उसके अंदर गुस्से और डर की लहर उठी। लेकिन उसी पल उसके सामने आर्यन की मुस्कुराती आंखें दिखीं। उसके मन में आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने मन की ताकत से सबका सामना कर सकते हो। रेहान ने आंखें खोल दीं। काशिफ, तुम्हारी नफरत मुझे गिरा नहीं सकती, मैं अपने मन को पहचानता हूँ, मैं डर नहीं। उसकी हथेलियों से सफेद ऊर्जा की लहर निकली। धुंध छिन भिन होकर गायब हो गई। काशिफ की छवि कांपी और फिर धुएं की तरह मिट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेकमार्क, परीक्षा की सफलता। कुछ क्षण बाद प्रशिक्षक ने घोषणा की, शाबाश रेहान, तुमने छल की परछाइयों को पहचानकर अपने मन को साध लिया। ये परीक्षा केवल ताकत से नहीं, संयम से पास की जाती है। सभा में तालियां गूंज उठीं। कई छात्रों ने उसकी तारीफ की। आर्यन दौड़ते हुए आया और उसे गले लगा लिया। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत मन में होती है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मन हार जाए तो ताकत का कोई मतलब नहीं। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, काशिफ की नई योजना, मन तोड़ो, दोस्ती तोड़ो। लेकिन परीक्षा के बाद काशिफ अपने दोस्तों के साथ बैठा था। ये लड़का बार बार जीत रहा है, उसने दांत भींचते हुए कहा। हमें सीधे ताकत से नहीं, उसके मन से खेलना होगा। हम उसके दोस्तों को अलग करेंगे, उसके ध्यान को भटकाएंगे, उसके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अब खेल शुरू होगा, वह बुदबुदाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, रात का आत्मसंवाद, मन की जीत। रात को रेहान अपने कमरे में बैठा आसमान देख रहा था। चांद की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। वह खुद से धीरे से बोला, आज मैंने डर को देखा, लालच को देखा, झूठी आवाज़ों को देखा, काशिफ के छल को देखा। मैं गिरा नहीं, मैं संभल गया। मेरी ताकत बाहर से नहीं, मेरे भीतर से आती है। उसकी आंखों में चमक लौट आए। ध्रुव, तुम्हारी यादें अब मुझे डराती नहीं, वे मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं अपने मन की ताकत से हर परीक्षा पार करूंगा। उसने गहरी सांस ली। आगे जो भी आए, मैं उसका सामना करूंगा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और शांति की चमक थी। अध्याय 20, साजिश की आंधियां और विश्वास की दौड़। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, काशिफ का नया षड्यंत्र। रात के सन्नाटे में अकादमी के पुराने खंडहरनुमा हिस्से में काशिफ और उसके दो साथी गुपचुप बातें कर रहे थे। हर बार वो जीत जाता है, एक साथी ने झुंझलाकर कहा।
उसकी ताकत बढ़ रही है, दूसरा बोला। काशिफ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में नफरत की लाल चमक कौंधी। ताकत बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, किसी को हराने के लिए उसकी आत्मा नहीं, उसका मन तोड़ना पड़ता है। लेकिन कैसे? साथी ने झिझकते हुए पूछा। काशिफ ने धीरे धीरे जवाब दिया, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी दोस्ती है आर्यन। अगर मैं उस दोस्ती को तोड़ दूं तो रेहान अपने ही बोझ में दब जाएगा। उसके मन का संतुलन हिल जाएगा और वहीं से उसकी हार शुरू होगी। उसकी मुस्कान जहरीली थी। अब खेल शुरू होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त। अगली सुबह अकादमी में हलचल। अगली सुबह अकादमी का माहौल बदला बदला सा था। छात्रों के बीच अजीब तरह की फुसफुसाहट थी। कोई कह रहा था, सुना है आर्यन ने परीक्षा में धोखा दिया था। कहते हैं उसकी मदद रेहान ने की थी। क्या दोनों किसी गुप्त नियम को तोड़ रहे हैं? ये बातें तेजी से फैलने लगीं। रेहान ने जब ये सुना तो उसका माथा सिकुड़ गया। ये कैसी अफवाह है? आर्यन भी परेशान था। मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने कांपती आवाज में कहा। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, ये कोई चाल है। हमें शांत रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मन का पहला झटका। दोपहर को प्रशिक्षक ने छात्रों को बुलाकर कहा, हमारे पास शिकायतें आई हैं कि कुछ छात्रों ने परीक्षा में छल किया। इसकी जांच होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें रेहान और आर्यन की ओर थीं। रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। ये काशिफ का काम है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। अगर मैंने घबराहट दिखाई तो सच और झूठ में फर्क मिट जाएगा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं और आर्यन ने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा। ये आरोप झूठे हैं। प्रशिक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, जांच के बाद सच सामने आएगा। तब तक तुम्हें और सावधान रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काशिफ की चाल का असर। जांच की बात फैलते ही कई छात्रों ने आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। अगर सच में उसने धोखा दिया तो रेहान भी इसमें शामिल होगा। दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बातें आर्यन के दिल को चोट पहुंचा रही थीं। उसकी आंखें भर आईं। रेहान, मैं तो बस मेहनत कर रहा था, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने टूटते हुए कहा। रेहान ने उसका हाथ थामा। आर्यन, तुम सच जानते हो और मैं भी। सच को कोई झुठला नहीं सकता, बस हमें धैर्य रखना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मन का दूसरा झटका। आर्यन की दूरी। लेकिन धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ा कि आर्यन खुद को अलग करने लगा। वह अभ्यास में कम बोलता, रात को अकेला बैठता और रेहान से नजरें चुराने लगा। रेहान ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। आर्यन, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रहा हूं। ये सुनकर रेहान का दिल कांप गया। उसने मन ही मन सोचा, काशिफ की चाल काम कर रही है, लेकिन मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर परीक्षा की घोषणा। मित्रता की कसौटी। इसी बीच प्रशिक्षक ने घोषणा की, अगली परीक्षा मित्रता की कसौटी होगी। इसमें दो छात्रों को जोड़ी बनाकर चुनौतियों का सामना करना होगा। ये परीक्षा केवल जादुई ताकत पर नहीं, एक दूसरे पर विश्वास पर आधारित होगी। सभा में फुसफुसाहट गूंजी। अगर रेहान और आर्यन जोड़ी बने तो क्या वे अब भी साथ हैं? काशिफ ने दूर से ये सुनकर मुस्कुराया। यही तो मैं चाहता था, यही तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मित्रता की परीक्षा। परीक्षा के दिन मैदान में कई जोड़ीदार खड़े थे। रेहान और आर्यन को भी जोड़ी बनाकर बुलाया गया। उनके सामने बड़ा जादुई द्वार खोला गया। इसमें प्रवेश करने के बाद तुम दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। अगर विश्वास टूटा तो तुम दोनों हार जाओगे। प्रशिक्षक ने कहा। द्वार खुला और दोनों भीतर दाखिल हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा भ्रम का संसार। अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ अंधकार ने घेर लिया। अचानक अलग अलग दिशाओं से आवाजें आने लगीं। आर्यन, रेहान तुम्हें धोखा देगा। रेहान, आर्यन तुम्हें पीछे छोड़ देगा। दोस्ती झूठ है, भरोसा कमजोरी है। धुंध के बीच उनकी राहें अलग अलग हो गईं। रेहान चिल्लाया, आर्यन, मेरी आवाज सुनो, ये सब छल है। आर्यन ने भी चीखकर कहा, रेहान, मैं यहाँ हूँ। लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। विश्वास की दौड़। अचानक रेहान के सामने एक झूठा दृश्य उभरा। उसने देखा कि आर्यन उसे पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ रहा है। उसका दिल एक पल को टूट गया। क्या सच में वह मुझे छोड़ देगा? लेकिन तभी उसने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी, नहीं, ये झूठ है। आर्यन ऐसा नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती छल से बड़ी है। उसने जोर से पुकारा, आर्यन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। धुंध कांप गई। भ्रम टूटने लगा। उसी पल आर्यन के सामने भी झूठा दृश्य उभरा था। उसने देखा कि रेहान अकेला आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब उसने रेहान की आवाज सुनी, उसकी आंखें भर आईं। रेहान, मैं भी तुम पर भरोसा करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। धुंध गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेकमार्क। विजय और साजिश का पर्दाफाश। जैसे ही धुंध हटी, दोनों फिर से एक दूसरे के पास खड़े थे। प्रशिक्षक की आवाज गूंजी, शाबाश, तुम दोनों ने छल को पहचाना और विश्वास की डोर को मजबूत रखा। यही असली मित्रता है। सभा में तालियां बजीं। कई छात्रों ने शर्मिंदा होकर कहा, हमने गलत सोचा था। रेहान और आर्यन सच्चे दोस्त हैं। रेहान ने आर्यन को गले लगाया। देखा, सच्चाई ने जीत हासिल की। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। काशिफ कुछ भी कर ले, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दूर खड़ा काशिफ ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। ये लड़का हर बार मेरी चाल तोड़ देता है, अब मुझे और बड़ा कदम उठाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद। रात का आत्मसंवाद। रात को रेहान आसमान की ओर देख रहा था। आज मैंने सीखा कि दोस्ती ताकत है और भरोसा सबसे बड़ा जादू। काशिफ की चालें चाहे कितनी भी गहरी हों, लेकिन सच और विश्वास के सामने वे हमेशा हार जाएंगी।
उसने गहरी सांस ली। मेरी यात्रा लंबी है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। अब मेरे पास दोस्त हैं, भरोसा है, और यही मेरी असली शक्ति है। उसकी आंखों में दृढ़ता और शांति की चमक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 20 समाप्त। इस अध्याय में काशिफ ने अफवाहों और आरोपों से रेहान और आर्यन की दोस्ती तोड़ने की कोशिश की, परंतु परीक्षा में दोनों ने छल का सामना कर अपनी दोस्ती और विश्वास को और मजबूत बना लिया। अब काशिफ की योजनाएं और खतरनाक होंगी, क्योंकि सीधे वार काम नहीं कर रहे। सब्सक्राइब फैंटेसी विब स्टोरी।